लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं बहुत ध्यान से इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारे पास में, लेखक अपने बड़े भाई के हुक्म को कानून समझने में शालीनता समझता, ऐसा क्यों और स्पष्ट कीजिए। यानी कि उन्होंने जो अपने बड़े भाई का जितना भी हुक्म है का है उसको वो कानून समझते थे, ऐसा क्यों। लेखक और उसके भाई साहब छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे। कहाँ रहते थे? छात्रावास यानी कि हॉस्टल में। लेखक अपने बड़े भाई से उम्र में 5 साल छोटा था। वह 9 साल का और भाई साहब 14 वर्ष के। तो करीबन कितना फर्क आया? 5, क्या कहते हैं, उम्र उनकी 5 वर्ष छोटा था, यानी कि 5 वर्ष का डिफरेंस था। उम्र और अनुभव के इस अंतर के कारण उन्हें लेखक की देखभाल और डांट डपट का पूरा अधिकार था और उनकी बातें मानने में ही लेखक की शालीनता थी। भाई पेरेंट्स ने 2 भाइयों को अगर पढ़ने के लिए भेजा है, एक भाई 5 साल आपसे अगर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका गार्जियंस के तौर पर उस हॉस्टल में रहेगा। वो जैसा कहेगा उसकी बातों को मानना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमारे आसपास नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जितना ही काम वो वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है देखिए, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई की पुस्तकों को देखकर लेखक किस पहेली का हल नहीं निकाल सके। तो बड़ी जो पुस्तकें थी उनको देखने के बाद वो कौन सी पहेली का हल नहीं निकाल सके। लेखक ने देखा कि बड़े भाई साहब ने अपनी पुस्तकों और कॉपियों के पृष्ठों और हाशिए पर जानवरों की तस्वीरें बना रखी हैं या ऐसे शब्दों का निरर्थक मेल करने का प्रयास किया है जिनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। लाख चेष्टा करने पर भी कुछ समझ ना पाने के कारण लेखक के लिए यह अबूझ पहेली बनी रही। वह उम्र में छोटा होने से बड़े भाई की पहेलियों का हल कैसे दे सकता था। अब बड़े भाई की जो आदत थी वो पूरा दिन पढ़ते रहने की थी। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि पूरा दिन इंसान कितना पढ़ेगा। पढ़ने में जब उनको थोड़ा सा वो उबने लगते थे तो या तो पिक्चर्स बनाने लगते थे या कुछ ऊट पटांग चीज़ें लिखने लगते थे। यही उनकी कॉपियों में पीछे की साइड में लिखा हुआ मिलता था। अब जब छोटे भाई ने ये सारी चीज़ें देखी तो उसकी समझ के बाहर, क्योंकि उसके लिए ऐसी कंडीशन कभी पैदा ही नहीं होती थी। और चूंकि वो भाई इतने बड़े हैं कि उनसे पूछा भी नहीं जा सकता कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर बड़े भाई साहब के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो बड़े भाई साहब ने शिक्षा को लेकर कई बातें कही इस पाठ में, जो आज की शिक्षा नीति पर, उस समय की शिक्षा नीति पर एक व्यंग भी था। भाई साहब को शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में वे जल्दबाजी करने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी प्रकार शिक्षा की नींव मजबूत बनाने के लिए वे एक एक कक्षा में 2-3 साल लगाते हैं। तो समझ में आया कि मतलब वो एक ही कक्षा में उनको जो बार बार फेल हो रहे हैं, इसके कारण उन्होंने क्या बताया कि वो जो है वो ये मानते हैं कि हमें हमारी नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए वो एक क्लास में इतने दिन लगाते हैं। जैसे कि एक मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपने भाई के रौद्र रूप के दर्शन क्यों हो जाया करते थे। यानी कि लेखक को अपने भाई के जो रौद्र रूप था उसका दर्शन किस तरीके से होता था। लेखक का मन पढ़ाई की बजाय खेलकूद में अधिक लगता था। वह घंटा भर भी पढ़ाई के लिए ना बैठता और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। यानी कि जैसे ही मौका मिले तुरंत पढ़ाई हॉस्टल छोड़े और मैदान में खेलने के लिए आ जाए। वह तरह तरह के खेल खेलते हुए दोस्तों के साथ बातें करते हुए समय बिताया करता था। उसका ऐसा करना और पढ़ाई से दूरी ये भाई साहब को पसंद न थी। वह जब भी खेल कर घर आता तब उसे भाई के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता। अब भाई का मानना था कि भाई पढ़ो, लेकिन हमारे लेखक का पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगे, वो खेलने कूदने में। और खेल के जैसे ही पहुँचे सामने भाई साहब, अब फिर उन्होंने जो गुस्सा करना शुरू किया उसी को उन्होंने रौद्र रूप का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 5 है,
खेल में लौटते ही भाई साहब लेखक का स्वागत किस तरह करते थे। अब जब ये खेल कर लौटे हॉस्टल में तो भाई साहब किस तरीके से स्वागत करते थे, उस क्वेश्चन पूछते थे, कहाँ थे। अब इसका जवाब हमारे लेखक के पास नहीं। हम्म। लेखक जब भी खेल कर घर लौटता तो गुस्साए भाई साहब उससे पहला सवाल यही करते, कहाँ थे। हर बार इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर लेखक भी चुप रह कर देता, मतलब जितनी बारी प्रश्न होता लेखक जवाब नहीं देते, चुप रहते थे। वह अपने द्वारा बाहर खेलने की बात कह नहीं पाता। लेखक की ये चुप्पी कहती थी कि उसे अपना अपराध स्वीकार है। ऐसे में भाई साहब स्नेह और रोष भरे शब्दों से उसका स्वागत करते थे, मतलब डांटते थे, मगर ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज या रुद्र आवाज में बोले। आवाज उनकी जो है वो नम्र ही रहती थी, लेकिन जो बातें कहते थे वो एकदम कटाक्ष होती थी। तो इस तरीके से उनको वो आगे जब खेल के आते थे तो इस तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी विषय के बारे में भाई व लेखक को क्या बताते थे। ऐसा कहने के पीछे भाई साहब का उद्देश्य क्या था। अब वो अंग्रेजी के बारे में क्या बताते थे। अंग्रेजी बहुत टफ थी, ये उनका मानना था। भाई साहब लेखक के सामने अंग्रेजी की कठिनता का भयावह चित्र खींचते हुए कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा, यानी कि एक अक्षर भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है जिसे हर कोई पढ़ ले। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। इतने परिश्रम के बाद भी इसे शुद्ध रूप में पढ़ा और बोला नहीं जा सकता। ऐसा कहने के पीछे भाई साहब का उद्देश्य यही था कि लेखक अधिकाधिक पढ़ाई पर ध्यान दे। मतलब वो कठिनता को बताते थे कि इतना मुश्किल है ये सब्जेक्ट, ताकि हमारे लेखक पढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे। तो कहते थे ये सब्जेक्ट इतना कठिन है, अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा। क्योंकि भाई साहब को भी तो चिंता थी कि नहीं थी। तो वही चिंता वो डांट के रूप में व्यक्त करते थे। प्रश्न संख्या 7 है, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। ऐसा कहकर भाई साहब लेखक को क्या बताना चाहते थे। भाई लेखक जो हैं, हमारे लेखक के जो बड़े भाई साहब थे, वो पूरा दिन रटते रहते थे और परीक्षा में पास होने का प्रयास करते रहते थे, और लेखक यहाँ बिल्कुल ना पढ़े, बहुत कम पढ़े। तो वे कहते थे मुझे देखकर तो कुछ कम से कम जो है सीखो। लेखक के बड़े भाई साहब पढ़ाई के नाम पर किताबें रटने का प्रयास करते। वे रटकर परीक्षा पास करने का प्रयास करते। वे ऐसा करने के क्रम में अक्सर किताबें खोले रहते और खेल कूद मेले तमाशे छोड़कर पढ़ते रहते। फिर भी परीक्षा में फेल हो गए। वे अपने उदाहरण द्वारा ये बताना चाहते थे कि यदि इतना पढ़कर भी मैं फेल हो गया तो तुम सोचो खेलने में समय गंवाने वाले तुम्हारा क्या हाल होगा। यानी कि मैं इतना पढ़ता रहता हूँ, उसके बावजूद मैं फेल हो गया, तो तुम सोचो जो बहुत ही कम पढ़ाई में ध्यान देते हो, अधिकतर तुम्हारा समय खेलने में जाता है, तो तुम कैसे पास होगे। तुम्हारे लिए ये पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, डांट फटकार लगाते भाई साहब लेखक को क्या क्या सलाह दे डालते थे। उनके ऐसे व्यवहार को आप कितना उचित समझते हैं। तो देखिए, जब वो डांटते थे तो डांट में भी उनकी फिक्र ही होती है ना। तो वही कहते, डांट लगाते लगाते क्या सलाह देते थे और इनका इससे उनका क्या व्यवहार पता चलता था। पढ़ाई छोड़कर खेलकूद में समय गंवाकर लौटे लेखक को भाई साहब खूब डांटते फटकारते और ये सलाह भी दे देते कि जब मैं एक दर्जे में 2-3 साल लगाता हूँ तो तुम उम्र भर एक ही दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। मतलब मैं इतना पढ़ता हूँ तो एक दर्जे में कई साल लगते हैं, और तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो तुम तो एक ही दर्जे में हमेशा पढ़े सड़ते रहोगे, यानी कि हमेशा एक ही दर्जे में रहोगे। इससे बेहतर है कि तुम घर जाकर गुल्ली डंडा खेलो और दादा की गड़ी कमाई के पैसे बर्बाद ना करो। उनकी जो गाढ़ी कमाई है उसको बर्बाद ना करो। उनके इस व्यवहार को मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि उनके विचार में नकारात्मकता झलकती है। यानी कि वो खुद जो है अपने लिए एक नकारात्मक फीलिंग बना चुके थे कि मैं इतनी बार फेल होता हूँ, तो उन्हें वही नकारात्मक उनके अंदर भरी हुई थी। तो जब वो लेखक को डांटते तो वही चीज़ स्वतः ही उनके सामने लेखक के सामने आ जाया करती थी।
कि जैसे लगता था कि वो बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो डरा नहीं रहे थे, वो क्या होता था, वो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश करते थे कि किसी तरीके से वो पढ़ाई में ध्यान लगाए। भाई साहब द्वारा लताड़े जाने के बाद लेखक को टाइम टेबल बनाता, उसका वर्णन कीजिए। तो लेखक जो टाइम टेबल बनाते थे वो किस तरीके का होता था, इसके बारे में बुक में दिया गया, उसको ध्यान से देखिएगा। भाई साहब द्वारा लताड़े जाने के बाद लेखक जो टाइम टेबल बनाता था उसमें खेल के लिए जगह नहीं होती। इस टाइम टेबल में प्रायः 6 से 8 तक अंग्रेजी, यानी 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी मैथ्स, 9:30 तक भूगोल यानी कि आपकी ज्योग्राफी, फिर भोजन और स्कूल के बाद 4 से 5 तक भूगोल यानी ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर यानी कि आपका व्याकरण, 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, और 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, और 10 से 11 विविध विषय, और फिर विश्राम। तो इस तरीके से पूरा टाइम टेबल बना डालते, और उस टाइम टेबल में उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं होती जो उन्हें सबसे पसंद है, और वो था खेल। इसीलिए ये टाइम टेबल ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं है, जिस दिन क्या ज़्यादा देर तक ही फॉलो नहीं हो पाता था, एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाता था। लेखक अपने ही बनाए टाइम टेबल पर अमल क्यों नहीं कर पाता था, क्या कारण था? लेखक का मन पढ़ाई से अधिक खेलकूद में लगता। वह पढ़ने का निश्चय करके भले ही टाइम टेबल बना लेता, पर टाइम टेबल पर अमल करने की जगह उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के झोंके, खेलकूद की मस्ती और उल्लास, कबड्डी के दांव पेच और वॉलीबॉल की फुर्ती उसे खींच ले जाती। ऐसे में उसे टाइम टेबल और किताबों की याद नहीं रह जाती। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो खेलों में इतना बिजी रहता था, इतना उनको आकर्षित करता था, तो जो टाइम टेबल बनाते थे वो धरा का धरा रह जाता था और वो खेलने निकल जाते थे। प्रश्न संख्या 11 है, बड़े भाई साहब ने लेखक का घमंड दूर करने के लिए क्या उपाय किया? अब लेखक को घमंड आ गया था कि वो तो कक्षा में बार बार पास होता जा रहा है, वो भी प्रथम फर्स्ट डिवीजन, और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो फेल होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे लेखक के अंदर एक घमंड आ गया। तो उस घमंड को लेखक के भाई ने किस तरीके से दूर किया? बड़े भाई साहब ने देखा कि उनके फेल होने और खुद के पास होने से लेखक के मन में घमंड हो गया है। उसका घमंड दूर करने के लिए उसने रावण का उदाहरण देते, यानी कि बड़े भाई साहब ने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण चक्रवर्ती राजा था जिसे संसार के अन्य राजा कर देते थे, यानी कि टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, पर घमंड ने उसका भी नाश कर दिया। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी घमंड उसका नहीं रहा, तो तुम्हें किस चीज का घमंड है जो तुम अपने पास होने का इतना घमंड कर रहे हो? प्रश्न संख्या है 12। अब प्रश्न संख्या 12 में क्या दिए? परीक्षों के संबंध में भाई साहब के विचार कैसे थे, स्पष्ट कीजिए। परीक्षकों के संबंध में भाई साहब के विचार बहुत अच्छे नहीं थे। भाई साहब का कहना था कि परीक्षक इतने निर्दयी होते हैं, यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं वो, कि ज्योमेट्री में आ जा बा लिखने की जगह अगर आ बा जा लिखते ही अंक काटकर छात्रों का खून कर देते थे। यानी कि आप लोग जब ज्योमेट्री में ए बी सी डी करते हो, अगर उसको आपने ए सी बी कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो वही चीज़ वो यहाँ पर कह रहे, क्योंकि पहले हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी तो आ जा बा लिखा जाता था, इस तरीके से अंक काट के छात्रों का खून कर देते थे, वह भी इतनी ईसी व्यर्थ की बात के लिए। इन परीक्षकों को छात्रों पर दया भी नहीं आती। तो इन परीक्षकों को यानी एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करते हैं उनके बारे में उनकी ये राय थी। प्रश्न संख्या 13 है, फेल होने पे भी भाई साहब किस आधार पर अपना बड़प्पन बनाए हुए थे? वो था उनका अनुभव। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में फेल होने के कारणों में भाई साहब परीक्षकों का दृष्टिकोण, विषयों की कठिनता, अपनी कक्षा की पढ़ाई की कठिनता का हवाला देकर लेखक को कह रहे थे कि लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। वे उम्र में बड़े और अधिक अनुभवी होने के आधार पर अपना बड़प्पन बनाए रखते थे। भाई हमसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो ऐसा तो नहीं है कि कभी हमें उससे ज़्यादा अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़ा है तो हमेशा उसका अनुभव हमसे बड़ा ही रहेगा। और यही बात यहाँ पर बड़े भाई साहब ने छोटे से कही।
प्रश्न संख्या 14 है, भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो चित्र खींचा था उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि उनकी क्लास का जो उन्होंने एक चित्र खींचा था पढ़ाई की एक स्टैंडर्ड का, उसका क्या असर लेखक पर पड़ा। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई को अत्यंत कठिन बताते हुए उसका जो भयंकर चित्र खींचा था उससे लेखक भयभीत हो गया। लेखक को इस बात के लिए खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह स्कूल छोड़कर घर क्यों नहीं भाग जाता है। यानी कि इतना मुश्किल है तो वो कैसे पढ़ेगा, तो मैं तो पढ़ाई छोड़कर वापस घर चला जाता हूँ। इतने के बाद भी उसकी खेलों में रुचि और पुस्तकों में अरुचि यथावत बनी रही। मतलब इतना होने के बाद भी वो खेलों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, किताबों में नहीं। अब वह कक्षा में अपमानित होने से बचने के लिए अपने टास्क पूरे करने लगे थे। यानी कि अब जो कि भाई स्कूल में बहुत सारे टास्क मिलते हैं, होमवर्क मिलता है, तो उन्हें लगता कि ऐसा ना हो कहीं कक्षा में अपमानित होना पड़े, तो वो क्या करते थे, उन टास्क को पूरा कर लिया करते थे। प्रश्न संख्या 15 है, भाई साहब भी कनकौवे उड़ाना चाहते थे, यानी कि आपका पतंग, पर किस भावना के कारण वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि उनके अंदर ये सोच थी कि मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई का जो है वो गार्जियंस यानी अभिभावक बन के आया हूँ। अगर मैं ही अपना ज़्यादातर टाइम इन पतंगबाजी में लगा दूंगा जो मुझे पसंद है खेलने में, तो मेरा छोटा भाई भी वही काम करेगा, फिर उसे मैं पढ़ाई के लिए कैसे प्रोत्साहित कर पाऊंगा। इसलिए वो इतना उड़ाना चाहते थे, मगर इस कारण से यानी कि अपने भाई के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो कभी भी इन पतंगों को नहीं उड़ाते थे। भाई साहब के अंदर भी बचपना छिपा था। इस बचपने को वे बलपूर्वक दबाकर अपनी बाल सुलभ इच्छाओं का गला घोटे जा रहे थे। वे खेलने कूदने और पतंग उड़ाने जैसे कार्य करना चाहते थे, परंतु कर्तव्य और बड़प्पन की भावना के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते थे। क्योंकि इनका कर्तव्य यहाँ था कि भाई को पढ़ाई में लगाए रहो, तो अगर खुद खेलेंगे तो भाई को कैसे लगाएंगे। यदि वे स्वयं खेल कूद में लग जाते तो लेखक को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करते। तो ये भी एक जरूरी था। अब हम आ गए हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन लॉन्ग का क्या है, भाई साहब के फेल होने और खुद के अव्वल आने पर लेखक के मन में क्या विचार आया। यानी कि भाई साहब फेल हो गए, हमारे लेखक जो है फर्स्ट डिवीजन आ गए, तो लेखक ने इस अवसर पर उनके मन में क्या चीजें चल रही थी। वार्षिक परीक्षा का जब परिणाम आया तो दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहने वाले भाई साहब फेल हो गए। उनका छोटा भाई यानी लेखक, जिसका सारा समय खेलकूद को भेंट होता था और बहुत डांट डपट खाने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता था, परीक्षा में अव्वल आ गया। यानी कि जो बहुत कम पढ़ाई कर रहा था वो अव्वल आ गया, और जो पूरे दिन रटता रहा वो फेल हो गया। लेखक जब भी बाहर से खेल कर आता तो भाई साहब रौद्र रूप धारण कर कर सूखती बाणों से उसका स्वागत करते और जी भर के लताड़ते। अब उनके फेल होने पर लेखक के मन में विचार आया, क्यों ना वह भी भाई साहब को आड़े हाथों ले और पूछे कि कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या। यानी कि जो पूरा पूरा दिन आप पढ़ा करते थे। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। पर भाई साहब की उदासी और दुख देखकर उनके घावों पर नमक छिड़कने की हिम्मत लेखक की ना हुई। क्योंकि जब भाई साहब फेल हो गए थे तो उनको भी बहुत तकलीफ थी, तो इसीलिए अगर वो कुछ कहते तो घाव पर नमक छिड़कने जितनी कंडीशन हो जाती है। अगला प्रश्न है, भाई साहब भले ही फेल होकर एक कक्षा से 2-3 साल लगाते थे। ठीक है, एक ही कक्षा में फेल हो जाते थे और एक कक्षा में 2-3 साल लगाते थे, पर उनकी सहज बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। स्पष्ट कीजिए कैसे। भाई साहब पढ़ाई के प्रति घोर परिश्रम करते, परंतु एक एक कक्षा में 2 या 3-3 साल लगाते। इसके बाद भी उनकी सहज बुद्धि तीव्र थी। भाई साहब के फेल होने और छोटे भाई के पास होने में उसमें अभिमान की भावना बलवती हो गई। वह आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा। वह भाई साहब को मौखिक जवाब तो नहीं दे सकता, पर उसके रंग ढंग से यह जाहिर होने लगा कि छोटा भाई अब भाई साहब के प्रति वैसी अदब नहीं रखता जैसे वह पहले रखता था। भाई की सहज बुद्धि ने बिना कुछ कहे सुने इसे भांप लिया, और एक दिन जब वह खेल कर लौटा तो भाई साहब ने उसे
उपदेशात्मक भाषा में खूब खरी खोटी सुनाई। इससे स्पष्ट होता है कि भाई साहब की सजग बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। यानी कि भाई साहब अगर फेल हो गए हैं तो यहाँ पर छोटे भाई को ये आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ही सारे कार्य को करे। ये बात भाई साहब बहुत जल्दी भाप गए और उन्होंने इस बात को समझाने के लिए लेखक को बहुत जल्दी आड़े हाथों ले भी लिया और खूब डांट डपट के उसे समझाया भी ये सारी चीजें। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की जिन कमियों की ओर संकेत करते हुए अपने फेल होने के लिए उत्तरदायी ठहराने की कोशिश की है, उससे आप कितना सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो आजकल की शिक्षा नीति पर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं भाई साहब ने, वही पूछी गई हैं। भाई साहब ने उस समय की शिक्षा प्रणाली में जिन कमियों की ओर संकेत किया, उसमें मुख्य एक ही परीक्षा द्वारा छात्रों का मूल्यांकन, अर्थात वार्षिक परीक्षा के परिणाम पर छात्रों का भविष्य निर्भर करना। यानी कि पूरा स्कूल बच्चा पढ़ेगा, पूरा साल पढ़ेगा, लेकिन सिर्फ लास्ट के एग्जाम्स के हिसाब से उसका पूरा जो भविष्य है उसका वैल्यूएशन कर दिया जाता है। इस प्रणाली से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसमें छात्रों के अन्य पहलुओं के मूल्यांकन को ना तो व्यवस्था की और ना उन्हें महत्व दिया जाता है था। इसके अलावा परीक्षकों का दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा था कि छात्रों से उस तरह के उत्तर की अपेक्षा करते थे जैसे पुस्तक में लिखा है। तो उस समय क्या होता था कि रटंत पद्धति थी, जैसा लिखा है कि वैसा ही आपको लिखना है। किताब से उत्तर अलग होते ही 0 अंक मिल जाते थे। यद्यपि इन कारणों से ही भाई साहब अपने फेल होने का दोष परीक्षा प्रणाली पर नहीं डाल सकते थे। वे खुद भी तो समझदार, पढ़ने के बजाय रट कर पढ़ते थे, जो उनके फेल होने का कारण बनी थी। इस तरह भाई साहब के विचारों में मैं सहमत हूँ। पास होने के लिए मुझे विषयों को समझकर पढ़ने की जरूरत होती है, जो उन्हें नहीं थी। तो यहाँ पर भाई साहब जो थे वो क्या करते थे? रटते थे। यही चीज बताई कि शिक्षा प्रणाली की ये सबसे बड़ा दोष मनाया जा रहा था बंगाल में। शुरू करें तो कहाँ, यानी कि बंगाल में, कोलकाता में मनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ही है हमारा क्वेश्चन। 26 जनवरी 1931 को पार्कों और मैदानों में पुलिस ही पुलिस दिखती थी, आखिर क्यों? चारों तरफ इतनी पुलिस का प्रबंध क्यों किया गया था? 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों और देशभक्तों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत ध्वजारोहण और प्रतिज्ञा लेना तय किया गया। इसे रोकने के लिए पार्क और मैदान में पुलिस ही पुलिस दिखती थी। यानी कि अब ये जो है, आप स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हो, तो उस समय की सरकार कौन थी भारत में? उस समय की सरकार थी अंग्रेज सरकार। तो वो तो नहीं चाहती थी कि पूर्ण स्वतंत्रता हो, तो वो पूरी तरीके से इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न कर रही थी। तो उसने पूरा दमखम पुलिस सब हर तरह से जो है वो चारों तरफ फहरा रखी थी कि किसी भी तरीके से ये स्वतंत्रता दिवस ना मनाया जाए, क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की शर्त थी कि उन्हें मॉन्यूमेंट के पे झंडा फहराना था और उसके नीचे शपथ पढ़नी थी। तो ये उन्हें करने से रोकना था। प्रश्न संख्या 2 है, तारा सुंदरी पार्क में पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए क्या किया? तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीशचंद्र सिंह को झंडा फहराने भीतर न जाने दिया। कहा गया? उन्हें तारा सुंदरी पार्क में अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने वहां काफी मारपीट की, जिसमें 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में शामिल लड़कियों को गिरफ्तार कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। तो तारा सुंदरी पार्क में पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए कि किसी भी तरीके से, तो उन्होंने लाठी चार्ज तक किया, मारपीट करी। मारपीट करना मतलब लाठी चार्ज कर देना, और जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। प्रश्न संख्या 3 है, पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाली गई नोटिस का तथ्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह नोटिस क्यों निकाली गई थी। क्योंकि भाई 26 जनवरी 1931 को यह पता था कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए, तो सरकार भी इस चीज को लेकर सचेत थी। तो उसने पहले ही एक नोटिस निकाल दिया था, और उस नोटिस में क्या था आपको वो बताना है। पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाली गई नोटिस का तथ्य यह था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत, यानी कि कुछ धाराएं लगाई गई थी,
सभा नहीं हो सकती, किसी भी तरह की कोई सभा नहीं हो सकती। यदि आप भाग लेंगे तो उसे अपराध समझा जाएगा, और अगर उसके बाद भी अगर सभा होती है और आप उसमें शामिल होंगे तो आप अपराध करेंगे, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यह नोटिस इसलिए निकाली गई होगी ताकि इस दिन झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेने के कार्यक्रम को विफल किया जा सके। यानी कि अगर हम पहले नोटिस निकाल दे तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे और जो है वो इस कृत्य को करने के लिए आगे नहीं आएंगे, इसीलिए पुलिस ने नोटिस निकाल दी। अब नोटिस निकालने का एक रीजन ये भी है क्योंकि उस ये सारी कार्रवाई करने के लिए भी तो नहीं होगा कि मान लीजिए कि अगर उन लोगों ने जुलूस निकाला और पुलिस ने कोई नोटिस नहीं निकाली थी सभा करने या इसके मना करने के लिए, तो वो बोलेंगे भाई आपने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, हमें तो पूर्ण करने की आज़ादी थी। इसलिए उन्होंने इसको पहले ही सिक्योर कर लिया कि हमने तो पहले नोटिस निकाल दिया था, आपको सभा नहीं करनी थी। तो इस धारा के तहत आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, काउंसिल की तरफ से निकाली गई नोटिस का कथ्य एवं उद्देश्य क्या था। अब भाई पुलिस की तरफ से निकाली गई जो नोटिस थी तो वो आपने देख ली, तो यहां पर काउंसिल यानी कि जिन्होंने बोला था कि हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है, ठीक है, उनकी तरफ से क्या नोटिस निकाला गया था। ठीक है, काउंसिल द्वारा निकाली गई नोटिस का मूल कथ्य यह था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। तो उनकी नोटिस में टाइम भी था 4:24 पे, तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब सभी लोग वहां पर होने चाहिए। इस नोटिस का उद्देश्य था स्वतंत्रता दिवस मनाने की पुनरावृत्ति करना तथा पूर्ण आजादी की मांग करना। तो इस नोटिस का क्या उद्देश्य था कि उन्हें जो है स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति करनी थी। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, अब इन्हें दोबारा मनाना था 26 जनवरी 1931 को, तो ये पुनरावृत्ति होती और इसमें में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी रखी थी। तो इसीलिए जो है उन्होंने ये नोटिस निकाला कि हम सभी जो है 4:24 पे मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराएंगे और उसी के नीचे शपथ भी पढ़ी जाएगी। प्रश्न संख्या 5 है, जुलूस को ना रोक पाने की खींच पुलिस ने किस तरह उतारी। अब जुलूस को वो नहीं रोक पा रही थी क्योंकि चारों तरफ से जुलूस आ रहा था। एक को रोके तो दूसरा आ जाए, दूसरों को रोको तीसरा आ जाए, तीसरों को रोको तो पहला वाला खड़ा हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर खींच आ गई थी। तो ये किस तरीके से उन्होंने शांत करी। भीड़ की अधिकता के काम पुलिस के कारण पुलिस जुलूस को जब ना रोक सकी तो उसे अपनी खींच उतारने के लिए मैदान के मुहाने पर पहुंचते ही जुलूस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। इसमें बहुत से आदमी घायल हुए। पुलिस की लाठियों में सुभाष बाबू भी ना बच सके। तो कहने का मतलब है कि हर तरफ से जुलूस आ रहा था, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि पुलिस रोक नहीं पा रही थी। अब उसने सोचा क्या किया जाए, भाई हमें मॉन्यूमेंट के पास तो लोगों को पहुंचने नहीं देना है क्योंकि वो झंडा फहरा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, पार्क तक जो है पार्क के बाहर तैनाती कर दी और वहां से इन्होंने जो कोई भी पहुंचे उनके ऊपर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो खींच अपनी उतार रहे थे पूरे जुलूस को, क्योंकि पूरा प्रबंध था, सब कुछ था, लेकिन तब भी उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 है, झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस का क्रूरतम रूप देखने को मिला। तो झंडा दिवस मतलब वही 26 जनवरी 1931 को क्रूरतम रूप था। उसने लाठीचार्ज भी करी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी नहीं देखा उन्होंने, सभी को उन्होंने लाठियों से मारा था। तो एक तरीके से उनका क्रूरतम रूप ही सामने आया था। झंडा दिवस अर्थात 26 जनवरी 1931 को भारतीयों द्वारा जो कार्यक्रम मनाने का निश्चय किया गया था उसे रोकने के प्रयास में पुलिस का क्रूरतम रूप देखने को मिला। पुलिस जुलूस में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी जिससे लोग लहूलुहान हो रहे थे। पुलिस महिलाओं और लड़कियों के साथ भी मारपीट कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुषों के साथ कर रही थी, अगर औरतें और महिलाएं भी जो उस जुलूस में शामिल थी वो उनसे भी लाठीचार्ज करने में बाज नहीं आ रहे थे, उनके ऊपर भी वो हथियार आजमा रहे थे। प्रश्न संख्या 7 है, पुलिस जिस समय मॉन्यूमेंट के नीचे लाठियां भांज रही थी उस समय दूसरी ओर महिलाएं किस काम में लगी थी। तो मॉन्यूमेंट के पास जो है पुलिस किसी को पहुंचने नहीं दे रही थी, तो वहां उसने लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। तो दूसरी तरफ जो औरतें हैं वो क्या कर रही थी, मॉन्यूमेंट के नीचे पुलिस जिस समय लोगों पर लाठियां भांज रही थी और लोग लहूलुहान हो रहे थे, उसी समय दूसरी ओर महिलाएं मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। तो मतलब वो मॉन्यूमेंट तक पहुंचने और दूसरी तरफ से महिलाओं ने पहुंचकर झंडा
फहरा दिया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ रही थी। ऐसा करके वह झंडा दिवस कार्यक्रम को सफल एवं संपन्न करने में जुटी हुई थी। तो जिस लिए उन लोग निकले थे वो कार्य उन्होंने कर लिया था, पुलिस के इतने प्रबंध के बाद भी। अब हम आ गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में कोलकाता के रास्तों पर उत्साह और नवीनता देखते ही बनती थी। इनके कामों एवं नएपन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 26 जनवरी 1931 को कोलकाता का उत्साह, क्योंकि वो लोग जा रहे थे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने और स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह था। तो वो क्या था आपको वही बयां करना है। तो देखिए क्या है, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की पुनरावृत्ति होनी थी। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण दिन को अत्यंत उल्लास से मनाया जाना था। इस बार का उत्साह भी देखते ही बनता था। इसके प्रचार मात्र पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे, यानी कि ये जो करना जा रहे थे इस पे इन्होंने लगभग 50,000 रुपये 2000 रुपये पहले ही खर्च कर दिए थे। कार्यकर्ताओं को झंडा देते हुए उन्हें घर घर जाकर समझाया गया था कि आंदोलन की सफलता उनके प्रयासों पर ही निर्भर करती है। ऐसे में आगे आकर उन्हें ही सारा इंतजाम करना था। इसे सफल बनाने के लिए घरों और रास्तों पर झंडे लगाए गए थे। इसके अलावा जुलूस में शामिल लोगों का उत्साह चरम पर था। उन्हें पुलिस की लाठियां भी रोक पाने में असमर्थ साबित हो रही थी। तो ये चारों तरफ जो उत्साह और नवीनता का माहौल था कि आप कितना रोकोगे, कितना मारोगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 को सुभाष चंद्र का एक नया रूप और एवं सशक्त नेतृत्व देखने को मिला, स्पष्ट कीजिए। तो सुभाष चंद्र जी का एक नया रूप और उनका एक सशक्त नेतृत्व देखने को मिला था। आपको वही नया रूप के बारे में बताना है। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। गत वर्ष इसी दिन पूर्ण स्वराज पाने के लिए झंडा तो फहराया गया था, पर इसका आयोजन भव्य न था। गत वर्ष यानी कि 1930 में ये करा तो गया था, लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पर नहीं किया गया था। आज झंडा फहराने और प्रतिज्ञा लेने के इस कार्यक्रम में सुभाष चंद्र के क्रांतिकारी रूप के दर्शन हो रहा था। वे जुलूस के साथ असीम उत्साह के साथ मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि भाई बड़े नेता हैं, लोग इनके साथ आएंगे, तो उन्होंने उन्हीं के जुलूस पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। फिर भी वे चोट की परवाह किए बिना निडरता से आगे बढ़ते जा रहे थे और जोर जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। पुलिस की लाठियां उन पर भारी पड़ी थी। यह देख ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें पुलिस से दूर अपनी ओर आने के लिए कहा, पर सुभाष चंद्र ने कहा आगे बढ़ना है। उनका यह कथन जुलूस को भी प्रेरित कर रहा था, मतलब लाठियां उनके ऊपर पड़ रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा कि नहीं, आप उधर नहीं, इधर आ जाइए। उन्होंने बोला नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है। तो ये चीज की लाठियां खाकर भी वो आगे बढ़ रहे थे, ये जोश था उनके अंदर। प्रश्न संख्या 3 है, ब्रजलाल गोयनका कौन थे? झंडा दिवस को सफल बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। ब्रजलाल गोयनका स्वतंत्रता सेनानी थे जो कई दिनों से लेखक के साथ काम कर रहे थे। वे दमदम जेल में भी लेखक के साथ थे। वे झंडा दिवस 26 जनवरी 1931 को सभा स्थल की ओर जाते हुए मिले थे। पहले तो वे झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए इतनी तेजी से आगे भागे कि अपने आप गिर गए। एक अंग्रेज सवार ने उन्हें लाठी मारी और परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद वे स्त्रियों के झुंड में शामिल हो गए। तब पुलिस ने उन्हें अलग कर दिया। तब वे 200 आदमियों का जुलूस लेकर लाल बाजार गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये थे ब्रजलाल गोयनका, जिन्हें हर तरीके से रोकने का प्रयास हो रहा था, मगर वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, डायरी का एक पन्ना नामक पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? अब ये जो हमारे सामने लेखक ने रखा है, इसके माध्यम से वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? डायरी का एक पन्ना नामक पाठ स्वतंत्रता का
मूल्य समझाने एवं देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति को जगाने तथा प्रगढ़ बनाने का संदेश छिपाए हुए, कि मतलब कि हमारे लिए स्वतंत्रता कितनी मुश्किल से प्राप्त हुई है और इसे हमें कितना संजो के रखना है, इस मूल्य को समझाने के लिए सामने रखा गया है। पाठ में सन 1931 के गुलाम भारत के लोगों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार निहत्थे किंतु संगठित भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता पाने की भावना बलवती हुई और इसे पाने के लिए लोगों ने न लाठियों की चिंता की और न जेल जाने की। वे आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार रहते थे। यह पाठ हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की जहाँ प्रेरणा देता है, वहीं यह संदेश भी देता है कि संगठित होकर काम करने से कोई काम असाध्य नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता के जो का महत्व है उसे समझाया गया है, हमारे वो कितनी अनमोल है ये बताया गया है, और उसको हासिल करने में कितने लोगों ने कितने कष्ट सहे ये बताया गया है। साथ ही बताया गया कि अगर हम संगठित होकर कोई कार्य करें तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमें ये आगे बढ़ने से रोक सके। तो ये था हमारा अध्याय जो था डायरी का एक पन्ना, वो हमने यहाँ खत्म किया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, द्वीप समूह के बारे में निकोबारियों का विश्वास स्पष्ट कीजिए। अब द्वीप समूह के बारे में जो निकोबारी लोग हैं अभी प्रेजेंट समय में, उनका क्या विश्वास है। द्वीप समूह के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान और कार निकोबार अविभाजित हुआ करते थे, यानी कि अविभाजित यानी कि जो विभाजित नहीं थे, आपस में जुड़े हुए थे। यद्यपि आज उनके बीच में 96 किलोमीटर दूरी है, पर तब पूरा द्वीप समूह एक था, यानी कि तब वो दोनों द्वीप एक थे, ये उनकी मान्यता है। दूसरा प्रश्न है, तातारा कौन था, ग्रामवासियों के साथ उसके संबंध कैसे थे। तो तातारा हमारी इस लोक कथा का नायक है ना, तो उसके बारे में कई चीजें बताई गई हैं। देखिए, तातारा अविभाजित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पासा गांव का नवयुवक था, यानी कि जब ये द्वीप समूह अविभाजित नहीं था, यानी कि आपस में जुड़ा हुआ था, तो उस समय एक गांव हुआ करता था वहां पर पासा, वो वहां का रहने वाला नवयुवक था जो अपने साहसिक कारनामों और विलक्षण तलवार के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने उदार और मददगार स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। तो इसीलिए वो लोगों में प्रसिद्ध था क्योंकि सबकी हेल्प भी वो आगे बढ़ चढ़कर किया करता था। प्रश्न संख्या 3 है, तातारा को पर्व त्योहारों में विशेष रूप से क्यों बुलाया जाता था। सिर्फ पासा ही नहीं है, आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे लपाती जहाँ की वामीरो रहने वाली थी या आसपास के जितने गांव थे, उसमें किसी भी तरह का समारोह आयोजन पशु पर्व होते थे तो उसमें तातारा को बुलाया जरूर जाता था। आखिर क्यों। तातारा बेहद नेक और मददगार युवक था जिसे निकोबारी बेहद पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। द्वीप समूह वासियों की सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। अपने त्यागमयी स्वभाव के कारण वह सभी के आदर का पात्र था। इसी कारण उसे पर्व त्योहारों में विशेष रूप से बुलाया जाता था। तो जब वो सबकी मदद करता है, चाहे मतलब जो भी मुश्किल आए उसको, अगर अपना कोई सुख भी त्यागना पड़े, आराम त्यागना पड़े, त्याग के वो आगे बढ़ता था और सबकी मदद करता था, इसलिए वो सब में प्रसिद्ध था। इसे किसी भी तरह के त्योहार या पर्व मनाए जाते थे तो उसको जरूर आमंत्रित किया जाता था क्योंकि वो सभी को अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातारा की तलवार लोगों की चर्चा का विषय क्यों था। तातारा के पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे वो कभी चलाता नहीं था, लेकिन तब भी वो लोगों के बीच चर्चा का विषय थी। तातारा अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ कमर में एक तलवार बांधे रहता था। लकड़ी की इस तलवार के बारे में लोग चर्चा करते थे कि उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह अपनी तलवार का प्रयोग दूसरों के सामने नहीं करता तथा सदैव अपने साथ रखता है। तातारा के साहसिक कारनामों को भी लोग उसे तलवार की अद्भुत शक्ति मानते थे। यानी कि देखिए, एक तो क्या था कि एक तो वो इतना नेक दिल, तो लोगों को लगता था इसके पास कोई ना कोई पावर है, और उसे वो पावर कहाँ से मिल रही है, उस लकड़ी की तलवार से, क्योंकि वो तलवार हमेशा लगाए तो रहता है मगर इसको कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा। यानी कि इसका इस्तेमाल अकेले में करता है जिससे इसके अंदर इतनी सारी खूबियां आ जाती हैं। तो लोगों के अंदर ये जो है बातें चलती रहती थी।
समुद्र के किनारे गया तातारा अपनी सुध बुध क्यों खोने लगा। अब एक बार पूरे दिन के काम काज सबसे थक के तातारा कहाँ पहुंचा था, समुद्र के किनारे अपनी थकान को हटाने के लिए। लेकिन वहां पर पहुंचकर वो अपनी सुध बुध खो बैठा। क्यों? क्योंकि उसके कानों में वामिरों का गाना पड़ गया था और वामिरों बहुत मधुर गा रही थी, इसीलिए वो अपनी सुध बुध खो बैठा था। समुद्र के किनारे शाम का वातावरण अत्यंत मनोहारी था। समुद्र की ओर से शीतल हवा के झोंके आ रहे थे। वातावरण शांत था। ऐसे में तातारा ने कहीं पास से आता मधुर गीत सुना। अपने पास आते इस गीत को सुनकर तातारा अपनी सुध बुध खोने लगा था। यानी कि वो इतना मधुर गीत था कि वो अपना सब कुछ आसपास हर चीज भूल गया था और उसी धुन की ही जहां से वो आ रही थी उसी के पीछे 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 चलता हुआ वहां तक पहुंच गया था। सुध बुध खोए तातारा की तंद्रा कैसे टूटी। तंद्रा टूटने पर उसने क्या किया। सुध बुध खोए था यानी कि उसे किसी तरह का होश नहीं था। अब वो उसकी होश उसको आया कैसे, यानी कि उस जो पूरी तरीके से वो खोया हुआ था वो तंद्रा टूटी कैसे उसकी। मधुर गीत सुनकर सुध-बुध खोए तातारा की तंद्रा तब टूटी जब लहरों के प्रबल वेग से उसकी तंद्रा भंग हुई। तंद्रा टूटने और सचेत होने पर तातारा उधर जाने को विवश हो गया जिधर से अब भी मधुर गीत की आवाज आ रही थी। तो मतलब वो चलता जा रहा था उसी सुध-बुध में एकदम से उसके ऊपर जो है वो पानी का वेग पड़ा, समुद्र के किनारे था तो उसकी तंद्रा टूटी तो सुध-बुध खो दिया, लेकिन फिर वो उसी तरफ बढ़ने लगा जहां पर वो आवाज आ रही थी। वामीरो क्यों ना जान सकी कि कोई अजनबी उसे निहारे जा रहा है। अब वामीरो तो गाना गा रही थी, लेकिन वो क्यों नहीं जान सकी कि कोई अजनबी पुरुष उसे इतनी देर से देख रहा है और सुन रहा है। वामीरो समुद्र के किनारे बैठी ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध थी। सूर्य के आकर्षक रंग को निहार रही थी जो समुद्र के शरीर पर पड़ रही थी। यानी कि सूरज जब डूब रहा था तो उसकी रोशनी कहाँ पड़ रही थी, वो समुद्र पर पड़ रही थी। वह मधुर स्वर में गीत गाए जा रही थी। वह गाने में इतनी खोई थी कि उसे अजनबी द्वारा निहारे जाने का ध्यान ही नहीं रहा। तो वो आसपास के प्राकृतिक वातावरण में इतना डूबी थी और अपने गाने को गाने में इतना मगन थी कि कोई व्यक्ति उसके बगल में खड़ा होकर उसे निहार रहा है, उसे इस चीज का एहसास ही नहीं था। वामीरो ने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। अब जब वो इतना अच्छा गाना गा रही थी, उसे भी अच्छा लग रहा था, तातारा जिसे सुन रहा था उसे भी अच्छा लग रहा था, तो आखिर उसने वो गाना बीच में क्यों छोड़ दिया। वामीरो ने मधुर स्वर में गीत अधूरा इसलिए छोड़ा क्योंकि जब वह गीत गाने में तल्लीन थी तभी समुद्र की एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। इसी हड़बड़ाहट में गीत गाना भूल गई। अब वो तो बैठी हुई थी, एकदम से बहुत तेज लहर आई, वो पूरा गीली हो गई। अब उसके ऊपर जब पूरा पानी पड़ा तो उसका जो है गीत टूट गया, बीच में छूट गया। और इसी मतलब वो अपने एकदम से कहते हैं ना हड़बड़ा जाते हैं, तो उस तरीके से वो हड़बड़ा गई थी। प्रश्न संख्या 9 है। तातारा वामीरो के प्रश्न का जवाब देने के बजाय उससे एक ही आग्रह क्यों किया जा रहा था। वामीरो उससे कुछ पूछ रही थी, वो जवाब नहीं दे रहा था और तातारा बस उससे एक ही आग्रह कर रहा था। वो क्या था। तातारा वामीरो के रूप सौंदर्य और मधुर गान में अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वह सम्मोहित सा वामीरो को देखता जा रहा था। सम्मोहन के कारण वामीरो की आवाज या कोई प्रश्न उसे ठीक से सुना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उसके कान में वो सारी चीजें पढ़ ही नहीं रही थी। वो खाली वो गाना जो वो गा रही थी वो गूंज रहा था और वो उसकी सुंदरता को निहारे जा रहा था, और वामीरो जो कुछ पूछ रही थी उसके कान में वो सारी आवाज पढ़ ही नहीं रही थी। इसलिए वह बार बार तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो का आग्रह किया जा रहा था। वामीरो क्या कह रही है उसे उस चीज का होश नहीं, वो गाना बीच में रुक गया, इस बात की उसको तकलीफ थी और बार बार कह रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, तुम गाओ। तो ये बार बार आग्रह कर रहा था जिससे वामीरो चिढ़ भी रही थी। सम्मोहन टूटने और होश आने के बाद तातारा ने क्या किया। अब जब उसका सम्मोहन टूटा, ठीक है, यानी सम्मोहन टूटने का तात्पर्य क्या हुआ, जो बार बार उससे पूछा जा रहा था और वामीरो की बात उसको सुनाई नहीं दे रही थी, तो वो सम्मोहन वो जब टूटा तो उसके बाद तातारा ने क्या किया। सम्मोहन टूटने और होश आने के बाद तातारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वामीरो के सामने रास्ता रोक कर निवेदन भरे स्वर में कहने लगा, मुझे माफ करना, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ।
मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस माफ कर दो, अपना नाम बता दो। तो वामीरो तब तक गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि वो जो पूछ रही थी तातारा वो सुन नहीं रहा था और सिर्फ एक आग्रह कर रहा था कि तुमने गाना गाओ, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाना पूरा करो। अब जब उसको ये होश आता है तो उसे ये चीज़ को बड़ा गलत लगता है कि अरे इसने तो गलत किया, मैं तो गलत कर रहा था कि। तो अब उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि बस अपना नाम बता दो। तो उसे इस चीज़ का अफसोस था कि वो इतनी तरीके से मगन हो गया कि वामीरो की कही गई बात को भी वो सुन नहीं पा रहा था। तातारा द्वारा पूछे जाने पर भी वामीरो उसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तातारा अब उससे पूछ रहा था नाम बता दो, मुझे माफ कर दो, नाम बता दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन वामीरो कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तातारा द्वारा पूछे जाने पर भी वामीरो उसे कोई जवाब इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसे अपने गांव की परंपरा का पूरा ध्यान है। वह जानती है कि उसके गांव के लोग अन्य गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। वह केवल अपने गांव के नवयुवकों के प्रश्नों का जवाब दे सकती है, जबकि तातारा उसके गांव का नहीं था। तो उनके गांव की जो परंपरा थी उसके हिसाब से वो हर किसी से बात नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो तातारा की बात का जवाब नहीं दे रही थी। वामीरो का मन भी तातारा की ओर आकर्षित हो गया। स्पष्ट कीजिए। अब वामीरो तो बिना कुछ कहे वहां से चली गई, मगर तातारा ने बोला कि मैं यहीं वेट करूंगा। जब वो घर पहुंचती है तो वो भी इस चीज का एहसास करती है कि वो भी तातारा की तरफ आकर्षित हो चुकी है। उसे इसका एहसास कैसे होता है? पहली ही नजर में तातारा को देखते ही वामीरो विस्मित हो गई थी। उसके मन में कोमल भावना का संचार हो गया था। घर पहुंचने पर उसे भीतर ही बेचैनी महसूस होने लगी। इस बेचैनी से मुक्त होने का उसका प्रयास दिखावा मात्र था, यानी कि उस बेचैनी से वो आजाद होना चाहती थी, लेकिन वो बेचैनी उसे कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी। वह झल्लाहट में दरवाजा बंद कर मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगी। मतलब वो कुछ भी करे, हेर घेर के उसे किसका ख्याल आता था? वो आता था तातारा का ख्याल। वो उससे अपना ध्यान बिल्कुल भी हटा ही नहीं पा रही थी, चाह कर भी चाहे कि हट जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। प्रश्न संख्या 13 है। वामीरो तातारा को भूलना चाहती थी, पर वह चाहकर ही ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी? वो भूलना चाहती थी, क्यों भूलना चाहती थी और क्यों नहीं कर पा रही थी? वामीरो को अपने गांव की रीति भली भांति का ज्ञान था कि जिसके अनुसार वह अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती। इसीलिए वह तातारा को भूलना चाहती थी। वह चाहकर भी ऐसा इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कि वो बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा यह इंतजार करूंगा, वो याचना भरा चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वामीरो और तातारा अगले दिन तो मिले, पर वे एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पाए? तातारा जब वहां से जा रही थी वामीरो, तो उसने बोला कि कल मैं यही इंतजार करूंगा। वामीरो घर पहुंची, उसने निश्चय किया कि वो नहीं जाएगी, लेकिन वो उसके प्रति इतना ज्यादा सम्मोहित हो चुकी थी कि वो ना चाहते हुए भी दूसरे दिन उसी जगह पहुंच गई। और वहां पहुंचने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे से एक अल्फाज बात नहीं करी, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। वामीरो और तातारा यद्यपि एक ही बार मिले थे, परंतु वो दोनों एक दूसरे को गहराई से चाहने लगे थे। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास कोई शब्द न था। अपने मनोभावों को व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ थे। इसीलिए वह मिलकर भी अपने प्रेम की मौन अभिव्यक्ति ही कर सकते थे, यानी कि वो चुप रहकर ही अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे थे। प्रश्न संख्या 15 है। तातारा ने अपने क्रोध के शमन के लिए क्या करा? अंत में उसे जब क्रोध आया था, जब वामीरो की माँ उसे बहुत कुछ कह देती है, तो उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए क्या किया? वामीरो की माँ और गांव वालों द्वारा अपमानित होने के बाद क्रोधित हो उठा। कौन? तातारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी तलवार निकालकर धरती में पूरी शक्ति से घोंप दी और पूरी शक्ति से धरती को काटने लगा।
इससे वह पसीने में लथपथ होकर निढाल हो गया और गिर पड़ा। तो उसने जो अपने गुस्से को शांत करने का जो तरीका निकाला, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको और मेहनत करनी पड़ी। तो इससे वो बहुत ही पसीने से लथपथ हुआ और उसी जगह गिर गया जहां पर इन दो द्वीप समूहों को उसने अलग कर दिया था। प्रश्न संख्या 16 है, वामीरो से मिलने के बाद तातारा का अगला दिन कैसे बीता। यानी कि जब वो लोग पहली बार वामीरो से मिल लिए थे ना वो तातारा, उसके बाद जो उसका अगला दिन था वो किस तरीके से बीता। वामीरो से मिलने के बाद तातारा ने उससे अगले दिन भी आने की याचना की। वह वामीरो से मिलकर व्यथित था। वामीरो से मिलने की प्रतीक्षा में उसका समय काटना पत्थर के समान भारी हो गया। ऐसे में उसे दिन उत्साहहीन, ठंडा, नीरस और उबाऊ प्रतीत हो रहा था। जाहिर सी बात है, उसकी जो कामना थी वो ना आए तो वो दिन उसे बेकार लगे, और यही जो है तातारा के साथ हो रहा था। अब हम आ गए अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, अभी तक हमने लघु उत्तरीय 16 प्रश्न किए, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तातारा वामीरो कथा पाठ के आधार पर तातारा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, तातारा वामीरो कथा का नायक तातारा है, जो पासा गांव का रहने वाला है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है, पहला है आकर्षक व्यक्तित्व। तातारा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, सुंदर और आकर्षक है। उसे देखते ही वामीरो प्रथम मुलाकात में ही उसकी ओर आकर्षित हो गई थी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी पहली बार जब उसने देखा था। दूसरा, उसके अंदर जो उसके चरित्र की विशेषता है वो है मानवीय गुणों से युक्त। तातारा मानवीय गुणों से युक्त है। वह नेक, उदार, सहयोगी और परोपकारी है, जो हर किसी की मदद को तत्पर रहता है। तीसरा है सम्मान का पात्र। ठीक है, तातारा अपने गांव एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण द्वीपवासियों के सम्मान का पात्र है। उसे दूसरे गांव के लोग भी अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। चौथा है दैवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति। तातारा के पास लकड़ी की तलवार थी, जो उसे अद्भुत दैवीय शक्ति का स्वामी बनाए हुए थे। इसी तलवार की मदद से साहसिक और विलक्षण कार्य करता था कौन, तातारा। परंतु इसका उपयोग दूसरों का अहित करने के लिए नहीं होता था। मतलब वो हमेशा जो मदद करता था वो दूसरों सबके हित में ही करता था, किसी तरीके से बुरा करने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल वो नहीं किया करता था। नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, रूढ़ी और परंपराओं का बंधन प्रेम की राह में बाधक नहीं बन सकता। तातारा वामीरो कथा के आधार पर बताइए। हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, वो किसी तरह के प्रेम को बंधन से होने से नहीं रोक सकती। यही आपको स्पष्ट करना है, वो भी इस कहानी के आधार पर। तातारा पासा गांव का सुंदर, साहसी और नेकदिल युवक था, और वामीरो लापाती गांव जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। वामीरो के गांवों की परंपरा थी कि गांव के नवयुवक और युवतियां अपने ही गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, अन्य किसी गांव से नहीं। तो ये उनकी परंपरा थी। एक शाम जब तातारा शाम के समय सागर तट पर घूम रहा था, तो उसने मधुर गायन सुना और उधर गया जहां गीत गाती वामीरो को देखकर वह सुध-बुध खो बैठा। तातारा को देखकर वामीरो की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। मतलब जिस तरीके से तातारा था रहने वाला, उस तरीके से वो वामीरो को भी पसंद था। वामीरो अपने गांव की परंपरा जानती थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वे लोगों द्वारा समझाने पर भी एक दूसरे का प्रेम करते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि रूढ़ी और परंपराओं का बंधन प्रेम की राह में बाधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तातारा और वामीरो ने अपने प्रेम के लिए आत्म बलिदान देकर आने वाली पीढ़ी की नई राह दिखाई। स्पष्ट कीजिए। उन्होंने जब अपना बलिदान दिया तो उसने जो नई राह दिखाई कि मतलब अब आपस गांव में आपसी में जो है, जो पहले सिर्फ गांव के नवयुवकों से जो शादी होती थी, अब दूसरे आसपास के गांवों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे। तातारा और वामीरो एक दूसरे को गहराई से प्रेम करते थे। वे जानते थे कि गांव की परंपरा के अनुसार अलग अलग गांव के होने के कारण एक दूसरे के नहीं हो सकते।
फिर भी नियम पूर्वक मिलते रहे। उन्हें समझाने का प्रयास गांव वालों ने भी किया, पर वे अडिग थे, यानी कि जो उन्हें पसंद है वो उसी पर अडिग थे। पासा गांव में आयोजित ईद पशु वर्ग में तातारा वामीरो जब परस्पर बातें कर रहे थे तो वामीरो की मां ने उन्हें देख लिया और खूब अपमानित किया। गांव वालों के सामने अकारण अपमानित किए जाने से तातारा क्रोधित हो उठा और अपनी जादुई तलवार से धरती चाक करने लगा। चाक करने का मतलब उसे दो टुकड़ों में मतलब छेदने के लिए किसी तरीके से उसको कोशिश करने लगा। इससे धरती दो भागों में बट गई, तातारा एक पर, दूसरे पर वामीरो। तातारा जब वामीरो के पास आना चाहता तो सफल ना हुआ और समुद्र में बह गया। फिर वो जब द्वीप टूटा ना तो उसी के साथ बहता हुआ वो भी चला गया। कुछ ऐसी ही स्थिति वामीरो के साथ हुई। वह इस घटना के बाद निकोबारी अपने गांवों के अलावा अन्य गांवों में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। इस तरह स्पष्ट है कि तातारा और वामीरो के मिलन में बलिदान आगामी पीढ़ी को नई राह देता है, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उसको बहुत ही अच्छा संदेश दे रहा। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला है, संगम की सफलता से उत्साहित राज कपूर ने कौन सा कदम उठाया। तो तीसरी कसम जो फिल्म रही उसके जो एक्टर हैं राज कपूर जी, एशिया के शोमैन के रूप में जाने जाते थे। बहुत अच्छे एक्टर और खुद पर्सनल भी काफ़ी अच्छे इंसान रहे। उनकी फिल्म थी संगम। जब वो सफल हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। राज कपूर को ओ संगम फिल्म से अद्भुत सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा करी। ये फिल्में थी अजंता, मेरा नाम जोकर, मैं और मेरा दोस्त और था सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये 4 फिल्मों की उन्होंने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ अपनी मित्रता का निर्वाह कैसे किया। तो राज कपूर एक्टर थे, शैलेंद्र एक गीतकार थे, लेकिन ये इनकी पहली फिल्म थी जो ये निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो शैलेंद्र जी ने इन्हें अपनी मूवी में एज अ एक्टर जो है वो लेने की बात कही। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। राज कपूर ने अपने मित्र शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में पूरी तन्मयता से काम किया। इस काम के बदले उन्होंने किसी प्रकार के पारिश्रमिक की अपेक्षा नहीं की, क्योंकि उन्होंने मात्र 1 रुपये पारिश्रमिक लिया था पूरी फिल्म के लिए। उन्होंने मात्र 1 रुपया एडवांस लेकर काम किया और मित्रता का निर्वाह किया। तो कोई एक्टर आज के समय में तो ऐसा नहीं करेगा कि फ्री में काम कर दे। तो राज कपूर ने उस समय में इस फिल्म में 1 रुपये पारिश्रमिक लेकर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता के रूप में बड़े व्यवसायिक चक्कर क्यों खा जाते हैं। तो एक निर्माता का मतलब बड़े बड़े जो इस क्षेत्र में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जो बड़े बड़े व्यवसायिक उतरते हैं वो भी बहुत चक्कर खा जाते हैं। और शैलेंद्र जी तो हमारे पहली बार उतरे थे, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है। एक निर्माता जब फिल्म बनाता है तो उसका लक्ष्य होता है फिल्म अधिक लोगों को पसंद आए और लोग उसे बार बार देखें, तभी उसे अच्छी आय होगी। यानी कि अगर फिल्म अच्छी है, ज़्यादा लोग उसे बार बार देखेंगे तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है, फिर भी फिल्म ना चलती है तो वो चक्कर खा जाता है। मतलब इतना प्रचार प्रसार सब कुछ करने के बाद भी अगर फिल्म ना चले तो जाहिर सी बात है चक्कर खा जाना, यानी कि काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं उन लोगों को जो बड़े बड़े महारत जो बड़े पैसे वाले होते हैं। उसके बावजूद वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ किस तरह याराना मस्ती की, कैसे मस्ती की थी उन्होंने। गीतकार शैलेंद्र जब अपने मित्र राज कपूर के पास फिल्म में काम करने का अनुरोध करने गए तो राज कपूर ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ और आप काम करेंगे। तो राज कपूर ने तुरंत हाँ कह दी कि हाँ ठीक है मैं काम करूँगा, परंतु साथ ही यह भी कह दिया कि निकालो मेरा पूरा एडवांस, यानी कि मैं काम करूँगा लेकिन मैं पूरी फिल्म का पारिश्रमिक एडवांस में लूँगा। तभी उन्होंने बोला निकालो मेरा पूरा एडवांस। फिर उन्होंने हंसते हुए 1 रुपया एडवांस में मांगा। भाई उनकी ये बात सुनते ही शैलेंद्र हिल गए कि अरे मुझसे इतना पैसा मैं और वो भी सारा पारिश्रमिक एक साथ ले लेंगे। तो वो भी चक्कर खा गए। फिर हंसते हुए बोलते कि मैं इस पूरी फिल्म के लिए पारिश्रमिक की 1 रुपये लूँगा और वो पूरा एडवांस में लूँगा, लाओ दो मुझे।
एडवांस मांगकर राज कपूर ने शैलेंद्र के साथ याराना मस्ती की। तो पहले तो उन्हें परेशान किया और फिर इस तरीके से 1 रुपए की मांग करके उनके मन को हल्का भी किया। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र ने अच्छी फिल्म बनाने के लिए क्या किया? शैलेंद्र ने अच्छी फिल्म बनाने के लिए राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे श्रेष्ठ कलाकारों को लिया। इसके अलावा उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की मार्मिक कृति तीसरी कसम यानी कि उर्फ मारे गए गुलफाम, तो उनकी जो कृति थी वो नाम थी मारे गए गुलफाम, जिस पर उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई, की कहानी को पटकथा बनाकर सेलुलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। तो सेलुलाइट का मतलब तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, यानी कि वो पर्दा जिसपे हम लोग फिल्म देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, वो सेलुलाइट कहा जाता है। उस पर उस फिल्म को प्रसारित किया। प्रश्न संख्या 6 है, तीसरी कसम जैसी फिल्म बनाने के पीछे शैलेंद्र की मंशा क्या थी? आखिर वो इस तरह की फिल्म बनाना क्यों चाहते थे? शैलेंद्र सरल हृदय वाले गीतकार थे। तीसरी कसम बनाने के पीछे उनकी मंशा यश या धन लिप्सा नहीं थी, यानी कि ना वो धन कमाना चाहते थे और ना ही प्रसिद्धि पाना चाहते थे। आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने फिल्म बनाई। भाई वो फिल्म के क्षेत्र से जुड़े तो बहुत पहले से थे, क्योंकि वो एक गीतकार के रूप में थे, सारी चीजें देखते थे, तो वो बस एक बार वो इस क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाकर अपने आप को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए वो इस फिल्म को बनाना चाहते थे। किसी तरह की प्रसिद्धि या धन कमाने का उनका कोई भी मोटिव नहीं था। प्रश्न संख्या 7 है, शैलेंद्र द्वारा बनाई गई फिल्म चल ना सकी, इसके क्या कारण थे? आप सभी को मैंने ये चैप्टर के में भी समझाया था कि तीसरी कसम फिल्म जो है कब पर्दे पर आई कब चली गई किसी को नहीं पता, लेकिन काफी अरसे के बाद ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई थी, बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। तो ये उस समय की बात है, कब आई और कब चली गई, रिलीज हुई। तो क्या था, तीसरी कसम संवेदनापूर्ण भाव प्रवण फिल्म थी, यानी कि इसमें जो है संवेदनाएं यानी कि भाव बहुत ही चरम पर थे। संवेदना और भावों की यह समझ पैसा कमाने वालों की समझ के बाहर होती है। ऐसे लोगों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है, यानी कि जो लोग अगर व्यवसाय में उतरते हैं तो उनका सिर्फ एक मोटिव होता है पैसा कमाना, भावनाओं या संवेदनाओं से उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। तीसरी कसम फिल्म में रची बसी करुणा अनुभूति की चीज थी, यानी कि उसे आप सिर्फ फील कर सकते थे। ऐसी फिल्म के खरीदार और वितरक कम मिलने से यह फिल्म ज्यादा चल ना सकी। इनके डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिले तो कैसे चलेगी ये फिल्म? कोई प्रदर्शित करने को कोई सिनेमा हॉल वाला तैयार नहीं, कैसे चलती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, इस पंक्ति में रेखांकित अंश पर किसे आपत्ति थी और क्यों? तो रेखांकित अंश है दसों दिशाएं। अब हम सभी लोग जानते हैं 4 दिशाएं और गाने में नाम है दसों दिशाएं, तो इसको लेकर आपत्ति थी शंकर जयकिशन को। तो उन्होंने ये दिखाया कि भाई आजकल के लोग 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं समझ सकते हैं। रातें दसों दिशाएं से कहेंगी अपनी कहानी पंक्ति में दसों दिशाओं पर संगीतकार शंकर जयकिशन को आपत्ति थी। उनका मानना था कि जनसाधारण को 4 दिशाएं ही जानता समझता है। बात सही है, हम लोग से भी पूछा जाए तो हम लोग 4 ही दिशाएं जानेंगे समझेंगे, 10 दिशाएं हम नहीं जानते। इसका असर फिल्म और गीत की लोकप्रियता पर पड़ने की आकांक्षा से उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा जो चीज लोगों को समझ में नहीं आएगी तो उसे वो कल्पना या मिथ्या मानेंगे, और इस तरीके से ये सारी चीजें फिल्म पर असर डालेंगी और गाने पर भी असर डालेंगी। तो ये आपत्ति थी ये शंकर जयकिशन को। अब हम आ गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे। क्या है, तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब था, स्पष्ट कीजिए। अब इनके अभिनय के ऊपर आपको लेख लिखना है, ठीक है। जिस समय फिल्म तीसरी कसम के लिए राज कपूर ने काम करने के लिए हामी भरी थी, वे अभिनय के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हो गए थे, बहुत फेमस एक्टर हो चुके थे उस समय तक। इस फिल्म में राज कपूर ने हीरामन नामक देहाती गाड़ीवान की भूमिका निभाई थी। फिल्म में राज कपूर का अभिनय इतना सशक्त था कि हीरामन में कहीं भी राज कपूर नजर नहीं आए। मतलब इतना फेमस एक्टर, वो एक सिंपल गाड़ीवान की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करी जैसे लगता है वो सच में हीरामन था, एक गाड़ीवान। वो राज कपूर की एक झलक भी उनके अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। इसी प्रकार छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई का किरदार निभा रही वहीदा रहमान का अभिनय भी लाजवाब था।
जो हीरामन की बातों का जवाब जुबान से नहीं आंखों से देकर वह सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे शब्द नहीं कह सकते थे। यानी कि वो आंखों के मतलब भाई उनका एक चेहरा तो बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ों को बयां करती हैं अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। तो वही चीज़ इन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छे से निभाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब रहा। अगला प्रश्न है, फिल्म जगत में एक सार्थक और उपदेश परक फिल्म बनाना कठिन और जोखिम का काम है, स्पष्ट कीजिए। भाई क्या होता है जब हम सार्थक और उपदेश परक बनाने लगते हैं ना, तो शायद वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती। इवन इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं मिलते, जनता उसे पसंद नहीं करती। तो एक तक पल को कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि कहीं ये फिल्म ना चली तो इसलिए ये जोखिम भरा काम हो जाता है। हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उपदेश परक फिल्म तीसरी कसम, जिसका निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया, इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे प्रसिद्ध सितारों का सशक्त अभिनय था। अपने जमाने के मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन का संगीत था, जिसकी लोकप्रियता उस समय सातवें आसमान पे थी। फिल्म के प्रदर्शन के पहले ही इसके सभी गीत लोकप्रिय हो चुके थे। इसके बाद भी इस महान फिल्म को कोई ना तो खरीदने वाला था और ना ही इसके वितरक मिले। यह फिल्म कब आई कब चली गई मालूम नहीं पड़ा। इसीलिए ऐसी फिल्म बनाना जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि लोग इसको मतलब लोग नहीं पसंद करते, इसलिए जो खरीदार नहीं मिलते, वितरक भी नहीं मिल पाते। प्रश्न संख्या 3 है, राज कपूर जिन्हें समीक्षक और काल मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला मानते हैं के आधार पर राज कपूर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो हमें एक तरीके से राज कपूर के व्यक्तित्व को यहाँ निकाल के रखना है। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के सशक्त अभिनेता थे। अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ी चलते गए और अपने अभिनय से नित नई ऊंचाइयां छूते रहे। संगम फिल्म की अद्भुत सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। ये फिल्में सफल भी रहीं। इसी बीच राज कपूर अभिनीत फिल्म तीसरी कसम के बाद उन्हें एशिया के शोमैन के रूप में जाने लगा। इसका अपना व्यक्तित्व लोगों के लिए किदवंती बन चुका था। वे आंखों से बात करने वाले कलाकार जो हर भूमिका में जान फेंक देते थे। वे अपने रोल में इतना खो जाते थे कि उसमें राज कपूर कहीं नजर ही नहीं आता था। वे सच्चे इंसान और मित्र भी थे, जिन्होंने अपने मित्र शैलेंद्र की फिल्म में मात्र 1 रुपया पारिश्रमिक लेकर काम किया और मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से राज कपूर एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सभी को प्रभावित कर सकता था। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। तो यहाँ पर इस पार्ट के हमने सभी प्रश्न खत्म किए। तो इसी के साथ अटक जाओगे। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सुलेमान बादशाह अब बादशाहों से किस तरह अलग थे? यानी कि जो अन्य बादशाह थे उनसे किस तरीके से सुलेमान अलग थे, क्योंकि वो धरती के सभी पशु पक्षियों की आवाज़ों को बोल भी लेते थे और समझ भी लेते थे, है ना। सुलेमान, जिन्हें बाइबल में सोलोमन कहा गया है, वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, जबकि अन्य राजाओं के पास ऐसी संवेदनशीलता और मानवता ना होने से सुलेमान अन्य बादशाहों से अलग थे। तो बहुत सारे बादशाह हुए, लेकिन इनमें फ़र्क ये था कि ये धरती पे रहने सभी प्राणियों की आवाज़ों को जानते थे, इसलिए उनकी संवेदनाओं को भी समझ सकते थे, उनकी तकलीफ़ों को भी समझ सकते थे, जो अन्य राजाओं को समझने की कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं थी। प्रश्न संख्या 2 है, सुलेमान ने चींटियों का भय किस तरह से दूर किया? सुलेमान एक बार घोड़े से जा रहे थे तो उनकी टापुओं की आवाज़ सुन के चींटियां डर गई थी। अब उनके डर को उन्होंने किस तरीके से दूर किया? सुलेमान के लश्कर के साथ गुजरते हुए जब चींटियों ने उनके घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो वो भयभीत हो गई, क्योंकि भाई अगर घोड़े आएंगे तो वो सब दब के मर जाएंगी। उन्हें इस चीज़ का डर लगा। उनका भय दूर करने के लिए सुलेमान ने कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है।
वह सबके लिए मोहब्बत है। ऐसा कहकर सुलेमान ने चींटियों का भय दूर किया। कि मतलब मैं जानता हूं कि आप इन टापों की आवाज़ से डर चुके हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी का रखवाला हूँ, सबके लिए मोहब्बत लाया हूँ। तो मैं भी ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मुझसे किसी तरह का नुकसान ना हो। प्रश्न संख्या 3, नूह के लकब जिंदगी भर रोते क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को धुतकार दिया था और उस कुत्ते ने जो बात कही उससे उनको बहुत अफसोस हुआ और वो ताउम्र रोते रहे। नूह के लकब जिंदगी भर इसलिए रोते रहे क्योंकि एक बार उन्होंने जख्मी कुत्ते को देखकर धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। धुतकार सुन उस घायल कुत्ते ने उन्हें कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान। ठीक है भाई, हमें तो जन्म देने वाले यहाँ पर ईश्वर है ना, तो हम में से हम लोगों को हमने कौन सा शरीर प्राप्त किया है, कैसा प्राप्त किया है, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होता। तो इस पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं। बनाने वाला वही सबका एक है। उसकी बात सुनकर वे आजीवन रोते रहे। तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत था और इस अफसोस के कारण वो ताउम्र रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक एक कुत्ते ने किस तरह साथ दिया? तो महाभारत में युधिष्ठिरों ने अपने ही परिवार वालों का वध किया था। तो इससे जो है उन लोगों को बहुत पाप लगा और अंतिम समय में उनको स्वर्ग जाने के लिए जब बोला गया तो एक एक करते करते जब वो लोग पहुंचे, सब लोग जाने लगे, एक साथ निकले। तो एक साथ थे पांचों पांडव और द्रौपदी, लेकिन रास्ते में एक एक करके युधिष्ठिर का साथ सब छोड़ते चले गए। मतलब पांचों पांडव, द्रौपदी सभी जो है वो अपने शरीर को त्यागते चले गए। सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक कुत्ता भी पहुंचा था। तो मतलब चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां थी, वो कुत्ता हमेशा उनके साथ में रहा। महाभारत में पांडवों के जीवन का जब अंतिम समय आया तो पांचों पांडव द्रौपदी समेत हिमालय की ओर चले गए। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। जो जो पांडव ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे, त्यों त्यों एक एक कर पांडव युधिष्ठिर का साथ छोड़ते जा रहे थे। अंत में कुत्ता ही था जिसने युधिष्ठिर के अकेलेपन को दूर किया और उनके साथ चलता रहा। प्रश्न संख्या 5 है, दुनिया के बारे में लेखक और आज के मनुष्य के विचारों में क्या अंतर है? दुनिया के बारे में लेखक का विचार उदारतापूर्ण है। उसका मानना था कि धरती किसी एक की नहीं है, इसमें मानव के साथ साथ पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, समंदर आदि की बराबर हिस्सेदारी है। पर आज के मनुष्यों में इतनी आत्म केंद्रता हो गई है, यानी कि सभी सेल्फ सेंटर्ड इतना हो गए हैं, और स्वार्थपरकता यानी कि जो है वो अपने बारे में ही सोचना चाहते हैं आ गई है कि वे समूची दुनिया पर सिर्फ अपना हक समझते हैं। यानी कि वो पूरे जंगल सबको काटे डालें कि नहीं, सब जगह हमारा रहने का हक है। भाई ये जंगल, पेड़ पौधे किसी की तो रहने की जगह हैं। तो वो चीज़ बताई जा रही है कि हम जो है अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मानव जाति ने किस तरह अपनी बुद्धि से दीवारें खड़ी कर ली हैं? मानव जाति ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए कहा है। यानी कि हमने अपनी बुद्धि का के इस्तेमाल अपनी ही भलाई के लिए करते हैं, अपनी ही उन्नति के लिए करते हैं। उसने भेदभाव की नीति अपनाते हुए संसार को देशों में बांट दिया। उसने स्वयं को सर्वोपरि समझते हुए सारी धरती पर अपना अधिकार कर लिया कि मानव जाति सर्वोपरि है, तो धीरे धीरे उसने संपूर्ण धरती पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने समुद्र में जमीन छीनी, समुद्र जो था उसमें भी उनको भी पाट पाट कर अपनी जमीन बना रहे हैं। जंगलों का सफाया किया, पशु पक्षियों को बेघर करके प्रकृति में दीवारें खड़ी कर दी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जितनी भी जगहें थी उन सभी जगह वो अपना ही कब्जा जमाते हुए चले जा रहे थे। प्रश्न संख्या 7 है, बढ़ती आबादी पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है, स्पष्ट कीजिए। बात सही है, आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, उतनी जगह नहीं है, संसाधन नहीं है, तो पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है इनके कारण। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की जाती है। यानी कि हमको मान लीजिए हम अगर बढ़ रहे हैं तो अब हमें रहने की जगह चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जंगल साफ करेंगे। हमें खाने के लिए भोजन चाहिए तो भी हम जंगल और पेड़ पौधों पर डिपेंड है। लकड़ी चाहिए तो हम जंगल पर डिपेंड है। तो एक तरीके से हम पर्यावरण को ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं।
आवास के लिए जमीन चाहिए, इसके लिए वनों को काटा। इससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मुंबई के पास समुद्र के किनारे को ऊंचा बनाकर उस पर बहुमंजिली इमारतें बनाई गईं। क्योंकि रहने की जगह नहीं थी तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी गई, और वो जगह नहीं थी तो समुद्र की जगह ही ले ली गई, जिससे समुद्र को सिमटने पर विवश होना पड़ा और उसका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया। मनुष्य के अत्याचार से क्रोधित प्रकृति किस तरह अपना भयंकर रूप दिखाती है। जाहिर सी बात है, अब देखिए इतने सारे प्रलय आते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आती है, सुनामी आती है, तो ये सब धरती का ही तो बदला है। इतना हम उसके साथ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालेगी। मनुष्य अपनी लालच और स्वार्थ को पूरा करने के लिए वनों का विनाश करता है, नदियों का वेग रोकता है, समुद्र के किनारे पर कब्जा करके उसे पीछे धकेलता है। पहले तो प्रकृति मनुष्य के अत्याचार को सहती है, पर सीमा पार होने पर वह अपना भयंकर रूप अत्यधिक गर्मी, बेवक्त की बरसातें, आंधियां, तूफान, बाढ़ और नए नए रोगों के रूप में दिखाती है, जिससे जन धन की अपार हानि होती है। जाहिर सी बात है, अगर वो रौद्र रूप दिखाएगी तो लोग भी मरेंगे और पैसों का भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है। अगला प्रश्न है, बिल्डरों द्वारा समुद्र को पीछे धकेलने से समुद्र को क्या परेशानी हुई। अब बिल्डरों ने अब जगह लेनी चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उन्होंने समुद्र को पीछे ढकेला, अर्थात समुद्र की जो जगह थी उसको छीन लेकर उस जगह जमीन बनाई, पाट दिया, उसको पानी को पीछे कर दिया। तो इसकी वजह से समुद्र को क्या परेशानी हो रही थी, जो पाठ में लिखा गया है। बिल्डरों द्वारा समुद्र को पीछे ढकेलने से समुद्र को निम्नलिखित परेशानियां हुई। समुद्र का फैला रेतीला किनारा सिमट कर छोटा हो गया, क्योंकि हमने जगह ली तो जगह तो छोटी हो गई। समुद्र को हाथ पैर फैलाने की जगह ना बची, अब उसकी लहरें किनारे तक खेलने नहीं आ सकती। समुद्र का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया, उसके किनारे प्रदूषण बहने लगा। अब क्या है, जब पानी अगर आएगा तो क्या होता, गंदगी जो है वाइप आउट होती रहती। पानी नहीं आएगा तो ठहराव होगा, ठहराव होगा तो गंदगी इकट्ठा होगी, प्रदूषण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लेखक की माँ उसे प्रकृति संबंधी उपदेश क्यों दिया करती थी। तो ऐसा क्या कारण था कि उन्हें प्रकृति संबंधी बहुत सारी चीजें उनकी माँ के द्वारा सिखाई गई थी। लेखक की माँ प्रकृति से घनिष्ठ लगाव रखती थी, वे दयालु स्वभाव की प्रकृति प्रेमी थी। वे मनुष्य के साथ ही पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों से प्रेम करती थी तथा मनुष्य के लिए इनकी महत्ता समझती थी। वे प्रकृति के प्रति सम्मान भाव रखती थी। वे चाहती थी कि लेखक भी प्रकृति के प्रति आदर भाव रखे, पेड़ पौधों की महत्ता समझे, नदी के जल का सम्मान करे और पशु पक्षियों से प्रेम करे। तो वो सिर्फ इसलिए देती थी कि इस प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, इसीलिए वो प्रकृति से और पशु पक्षियों से इतना प्रेम और लगाव रखती थी। और यही चीज वो अपने बेटे को सिखाती थी, ताकि वो भी आगे चल के इस प्रकृति को समझ सके और उसके लिए कृतज्ञ हो सके। अब हम आ गए अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, लघुत्तरीय हमने 10 प्रश्न कर लिए, अब हम किस पे आ गए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। क्या है, लेखक को देखते देखते वर्सोवा में क्या बदलाव आया। लेखक पहले ग्वालियर में रहते थे, फिर वर्सोवा में आकर बस गए। वर्सोवा में जब वो आकर बसे तो आसपास बहुत जंगल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बदली बढ़ती चली गई तो वहां आसपास का परिदृश्य भी बदलने लगा। वो परिदृश्य क्या था वो आपको लिखना है। लेखक और उसका परिवार ग्वालियर से वर्सोवा जाकर बस गया। उस समय वहां दूर दूर तक जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे जहां परिंदे और जानवर भी रहते थे। वर्सोवा में जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया वैसे वैसे उन वनों को काट दिया गया। इससे पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया और वे इधर उधर भागने पर विवश हो गए। वर्सोवा में ही समुद्र के किनारे मनुष्य की लंबी चौड़ी बस्तियां बसा दी गईं। इससे समुद्र के किनारे गायब हो गए, उसे पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। समुद्र का दूर दूर तक फैला रेतीला किनारा कहीं गायब हो गया। तो अभी आपको जो वर्सोवा का एक्चुअल रूप दिखता है उसमें समुद्र बहुत पीछे दिखता है, लेकिन जबकि समुद्र काफी अंदर था। उसकी जगह को लेकर वहां पर जमीन बनाई गई और वहां पर कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मनुष्य के हस्तक्षेप से गुस्साए समुद्र ने अपना गुस्सा किस तरीके से निकाला। अब जाहिर सी बात है, उसकी जगह हम ले रहे हैं तो समुद्र भी गुस्सा करेगा। तो उसने किस तरीके से 3 जहाजों को अलग अलग दिशाओं में फेंका, यही बताना है। मनुष्य के हस्तक्षेप को पहले तो समुद्र सहता रहा। मनुष्य ने जब उसके किनारे बस्ती बसाकर दूर दूर तक फैला रेतीला किनारा कब्जाया तो वो शांत रहा।
पर मनुष्य के लोभ का अंत कहाँ। उसने जब हद कर दिया तो समुद्र को गुस्सा आया। उसने भीषण चक्रवात के रूप में अपना क्रोध प्रकट किया। उसके सीने पर तैरते 3 जहाजों को उठाकर बाहर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। इनमें से एक वर्ली के समुद्र के किनारे आ गिरा, दूसरा जहाज बांद्रा के काटर रोड के सामने आ गिरा और तीसरा जहाज गेटवे ऑफ इंडिया पर आ गिरा। इतना टूट फूट गया कि फिर समुद्र के सीने पर चलने लायक ना बसा। अब यह पर्यटकों को देखने की वस्तु मात्र बनकर रह गया। मतलब उठा के जब पटकोगे तो उसको रिपेयर करने की कंडीशन नहीं रही। अब वो क्या हुआ, सिर्फ वो लोगों के देखने मात्र का ही रह गया है। वो इतना डिस्ट्रॉय हो गया है कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता में लेखक ने अपनी माँ और पत्नी के दृष्टिकोण में क्या अंतर अनुभव किया। देखिए, उनकी माँ और पत्नी जो है दोनों का ही नजरिया अलग अलग तरीके से रहा। उनकी माँ जहाँ प्रकृति प्रेमी थी, कबूतरों के अंडों को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है उनसे जो टूट गया था तो उन्होंने रोज़ा वगैरह रखा था और क्या कहते हैं नमाज पढ़ के अफसोस भी अदा किया था। लेकिन पत्नी ने क्या किया था, घर में कबूतर ना घुसे इसलिए उन्होंने जंगले लगा दिए थे। तो काफ़ी फर्क था दोनों के व्यवहार में। अथवा करके दूसरा प्रश्न है, लेखक की माँ और पत्नी के दृष्टिकोण में प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति क्या अंतर दिखाई देता है, अपने शब्दों में लिखना है। तो अब आपको वही अंतर यहाँ पर लिखकर प्रकट करना है। लेखक की माँ प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील थी। वे प्रकृति के प्रति आदर भाव रखती थी, पशु पक्षियों के प्रति अपना विशेष लगाव था। वे अपने बच्चों को भी पेड़ पौधों, नदियां और मुर्गे तक से प्रेम करने की सीख देती थी ताकि उनकी संतान भी ऐसा ही कार्य व्यवहार करे। लेखक की मां ने तो एक बार एक कबूतर का अंडा संभालते समय टूट जाने पर दिन भर रोजा रखा और खुदा से प्रार्थना करती रही कि उनकी यह गलती माफ कर दे। लेखक की पत्नी का दृष्टिकोण इससे हटकर था, क्योंकि एक बार जब 2 कबूतरों ने उनके फ्लैट में 2 अंडे दिए और उसमें से बच्चे निकल आए तो कबूतरों का आना जाना बढ़ गया। इससे परेशान होकर लेखक की पत्नी ने उनके आने जाने वाले रोशनदान को बंद कर दिया। इससे कबूतर उदास होकर बाहर बैठे रहे। लेखक की माँ ऐसा कभी ना करती। तो यहाँ पर इन दोनों के जो बिहेवियर्स है उनमें काफी चेंजेस था प्रकृति और पशु पक्षियों को लेकर। प्रश्न संख्या 4 है, अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। अब इस पूरे पाठ में हमने जो चीजें समझी हैं उसे हमें कैसे करना है, शॉर्ट में करना है। अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले नामक पाठ निदा फाजली द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का प्रतिपाद्य है मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ निरंतर की जा रही छेड़छाड़ की ओर ध्यानाकर्षित करना, प्रकृति की क्रोध का परिणाम दर्शाना तथा प्रकृति के गुस्से का परिणाम बताते हुए प्रकृति इस सभी प्राणियों, पशु पक्षियों, समुद्र, पहाड़ तथा पेड़ों के प्रति सम्मान एवं आदर का भाव प्रकट करना। इतना ही नहीं, धरती पर अन्य जीवों की हिस्सेदारी समझाते हुए इसे केवल मनुष्य की ही जागीर ना समझना। ये समझाना कि ये प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। ये पूरी धरती हम सभी रहने वालों में बराबर हिस्से में बांटी गई है। ये हमारा एकाधिकार सिर्फ नहीं है। लेखक ये बताना चाहता है कि मनुष्य नदी, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधों आदि को अपनी जागीर समझकर उनका मनचाहा उपयोग करता है। इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। इसके अलावा सभी जीव, चाहे मनुष्य हो या कुत्ता, उसी एक ईश्वर की रचनाएं हैं। हमें इनके साथ उदार व्यवहार करना चाहिए। तो हम किसी को बोलकर, देखकर छी बोलें, किसी को धुतकार दें, किसी का अपमान करें, ये गलत है। क्योंकि कोई कुछ भी हो, चाहे कुत्ता हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, उसे जन्म इस धरती पर देने वाले प्रभु हैं। उन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से हमें उस योनि में भेजा है जो हमारे योग्य है। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी इस तरीके से धुतकारना नहीं चाहिए। और जितने भी प्राकृतिक उपादान पे इन सभी पर हम सभी प्राणियों का अधिकार है, सिर्फ एक मनुष्य जाति का ही नहीं। कि 2 तरह के प्रश्न हमने दिए हैं आपको, लघु उत्तरीय भी हैं और दीर्घ उत्तरीय भी हैं। तो पहले है लघु उत्तरीय प्रश्न, शुद्ध सोने का उपयोग कम किया जाता है क्यों? जो एकदम प्योर सोना होता है उसका प्रयोग कम किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? शुद्ध सोना मिलावट रहित होता है, इसमें किसी अन्य धातु की मिलावट नहीं होती है।
यह नरम, लचीला तथा कम कठोर होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसे हम पहनेंगे ना या कुछ हम वेयर करेंगे तो वो तुरंत ही मुड़ जाएगा। इसमें चमक भी कम होती है। इसकी शुद्धता 24 कैरेट होती है तथा इसमें आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अगर हमने आभूषण बनाया तो वो इतने जो है सॉफ्ट रहते हैं कि वो मुड़ सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। इसलिए इनमें कुछ और धातु मिलाकर किया जाता है, क्योंकि प्योर सोने की जो माप होती है वो 24 कैरेट से की जाती है। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे तो 22 कैरेट पे आ जाता है, 20 कैरेट पे आ जाता है। इस तरीके से नीचे नीचे जब उसमें मिलावट होती है तो इस तरीके से सोने की शुद्धता कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिन्नी के सोने का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? अब गिन्नी वाले सोने का क्यों किया जाता है? गिन्नी का सोना शुद्ध होने से अलग होता है। इसमें कुछ अंश तक तांबे की मिलावट होती है, जिससे इसके अंदर स्ट्रांग हो जाता है, ये बेंड नहीं होता जल्दी, जिससे यह अधिक चमकदार और मजबूत बन जाता है। इसकी शुद्धता 22 कैरेट की होती है। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो मोस्टली जो आप मम्मी को जो गहने पहने देखते हो वो 22 कैरेट के ही होते हैं, क्योंकि उनमें तांबे की मिलावट कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किन्हें कहा गया है? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जो अपने आदर्शों को व्यावहारिकता के रूपी तांबे का मेल करते हैं और चला कर दिखाते हैं। वे आदर्श और व्यवहारिकता का समन्वय करके चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, गिन्नी का सोना जो होता है उसमें तांबे मिल जाता है, तो मतलब जो हमारे आदर्श हैं उसमें हमने व्यवहारिकता मिला दी, यानी कि क्या किया, हमने उसको अपने व्यवहार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे सिर्फ वो आदर्श ही नहीं रहे, हमने तांबा मिलाने से उसे इस्तेमाल करने योग्य बना दिया, कि अपने जो हमारा जो डेली का जो हमारा रूटीन होता है, जो चीज़ें होती हैं उसमें हम सारी चीज़ों को फॉलो भी करें। सिर्फ आदर्श बनाकर एक कोने में ना रख दें, उन्हें हमें यूज़ कर दें। तो इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल आइडलिस्ट, यानी कि हमारे कुछ आइडल्स हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडलिस्ट थे, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी भली भांति जानते थे शुद्ध आदर्शों को आचरण में नहीं लगाया जा सकता, फिर भी उनकी दृष्टि आदर्श से नहीं हटी। ठीक है, आदर्श से नहीं से हटी नहीं। उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता किए बिना व्यवहारिक आदर्शवाद को अपनाया तथा मर्यादित एवं श्रेष्ठ व्यवहार करते हुए जीवन बिताया। तो वो ये जानते हैं कि हमारे जो आदर्श होते हैं उन्हें हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर नहीं जा सकते। तो प्रैक्टिकल लाइफ की जो भी हमारी परेशानी होती है, जो कुछ भी होती हैं, उन्होंने उसे अपने आदर्शों तक पहुंचाया। यानी कि एक तरीके से उनके जो आदर्श थे, सत्य और अहिंसा, उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। जो सिर्फ आदर्श बन के नहीं रहे, उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट भी किया और उसको फॉलो भी किया, खुद भी किया, और उनके इन आदर्शों को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, इसीलिए उन्हें प्रैक्टिकल आइडलिस्ट की संज्ञा दी गई। व्यवहारवादी लोगों की क्या विशेषता होती है? व्यवहारवादी लोग अपनी उन्नति और अपने लाभ हानि को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, यानी कि व्यवहारवादी लोग यानी कि जो प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज को सही गलत लाभ हानि में तोलते हैं कि हम ये काम करेंगे तो उससे हमें कितना लाभ होगा, हम करेंगे तो कितना नुकसान होगा। तो ये लोग होते हैं व्यवहारवादी, ठीक है, जिन्हें हम प्रैक्टिकल लोग कहते हैं। वे आदर्शों और मानवीय मूल्यों को महत्व नहीं देते हैं। यही नहीं, वे समाज के अन्य लोगों की उन्नति या कल्याण की चिंता भी नहीं करते हैं। अब जो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली है तो वो अपने लिए ही सोचेंगे, पूरे समाज के लिए क्यों सोचने की बात सोचने लगे वो। उनका व्यवहार लाभ हानि की गणना से प्रभावित होता है, यानी कि उनको लाभ होगा हानि होगा, वो उनका काम पहले यही होता है, फिर उसके बाद वो आगे किसी चीज पर रिएक्ट करते। समाज के उत्थान में आदर्शवादियों का योगदान स्पष्ट कीजिए। हर समाज में कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं। इनमें सत्य, त्याग, प्रेम, सहभागिता, परोपकार आदि प्रमुख हैं। आदर्शवादी लोग ही अपने व्यवहार द्वारा इन मूल्यों को बनाए रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर जाते हैं, जिससे समाज में ये मूल्य बने रहते हैं। तो समझ में आया, वो लोग क्या करते हैं, इन सारे चीजों को अपनाते हैं और उनको हमारे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जाते हैं। तो इसी से जो होता है, आदर्शवादी लोग समाज का उत्थान सिर्फ अपने लाइफ तक उन्होंने नहीं कर लिया, अब वो क्या करेंगे, जब उनके आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उसको भी ये सारी चीजें देंगे, ताकि समाज आगे जो है वो आदर्शवादी बना रहे।
व्यवहारवाद समाज के लिए किस प्रकार हानिकारक है, यानी कि जो हम लोग आजकल कहते हैं ना प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो ये समाज के लिए किस तरीके से हानिकारक है। व्यवहारवाद अर्थात लाभ हानि की गणना करके किया गया व्यवहार, इसे अवसरवादिता भी कहा जाता है। मनुष्य जब अपने लाभ, उन्नति और भलाई के लिए आदर्शों को त्याग दें, तब मानवीय मूल्यों का पतन हो जाता है। ऐसा व्यवहारवाद समाज को पतोन्मुख करता है, यानी कि वो हमेशा नीचे की तरफ धकेलता जाएगा, क्योंकि इंसान यहाँ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। लेखक के मित्र के अनुसार जापानी किस रोग से पीड़ित थे और क्यों? वो लोग मानसिक रोग से पीड़ित थे और इसका कारण था प्रतिस्पर्धा, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा। लेखक के मित्र के अनुसार जापानी मानसिक रुग्णता से पीड़ित थे, यानी उन्हें मानसिक बीमारियां थी। इसका कारण उनकी असीमित आकांक्षाएं, उनको पूरा करने के लिए किया गया भागम भाग भरा प्रयास, महीने का काम एक दिन में करने की चेष्टा, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा आदि। तो जब हमारा दिमाग एक दिन में जितना काम करता है, अगर वो दिमाग एक महीने का काम एक दिन में करने लगे, तो हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रफ्तार से करेंगे। तो इस रफ्तार का नतीजा ये होता है कि दिमाग थक जाता है और बहुत सारी मानसिक बीमारियां, यानी कि हमको एल्यूजन्स होने लगते हैं। हमें जो चीज़ें नहीं होती उनका भी अंदेशा हमें सताने लगता है। तो यही हो जाती है हमारी कंडीशन, मानसिक रुग्णता, यानी कि आपका मेंटल इलनेस की। प्रश्न संख्या 9 है, टी सेरेमनी की चाय का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? टी सेरेमनी एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत हमारे लेखक भूत और भविष्य को भूल गए और वर्तमान में जीने लगे, और वो वर्तमान भी इतना लंबा जैसे कि अनंत काल। टी सेरेमनी में चाय पीते समय लेखक पहले 10-15 मिनट उलझन में पड़ा कि भाई जरा सी 2 घूंट चाय जिसे हमें 15-20 मिनट पीना है, तो बड़ा मुश्किल का काम है ना। फिर उसके दिमाग की रफ्तार धीमी होने लगी, जो कुछ देर में बंद सी हो गई। अब उसे सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। उसे लगने लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। उसके सामने से सारे भूतकाल, सारे भविष्यकाल हट गए और वर्तमान काल, जो अनंत काल जितना लंबा था, वो उसमें जीने लगा था। प्रश्न संख्या 10 है, जीना इसी का नाम है। लेखक ने ऐसा किस स्थिति को कहा है? कौन सी स्थिति को वो बोलते हैं कि जीना इसी का नाम है? जीना इसी का नाम है, लेखक ने ऐसा उस स्थिति को कहा है जब वह भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को मिथ्या मानकर उन्हें भूल बैठा था। उसके सामने जो वर्तमान था उसी को उसने सच मान लिया था। बात सही है, जो हमारे पास है वही तो सच है। टी सेरेमनी में चाय पीते पीते उसके दिमाग में दोनों काल उड़ गए और वह अनंत काल जितने विस्तृत वर्तमान में जीने लगा, और इसी जीने को उसने बोला जीना इसी का नाम। यहाँ पर हमारे लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। अब हम आ गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे। भारत में भी लोगों की जिंदगी की गतिशीलता में खूब वृद्धि हुई है। इसके कारण और परिणाम का उल्लेख झेन के देन पाठ के आधार पर करिए। मतलब हम लोगों की भी जो जिंदगी की रफ्तार है वो बहुत तेज हो गई है पहले के बनस्पत। आपको वही स्पष्ट करना है, इसके कारण क्या है और परिणाम क्या है। अत्यधिक सुख सुविधाएं पाने की लालसा, भौतिकवादी सोच और विकसित बनने की चाहत ने भारतीयों की जिंदगी की गतिशीलता में वृद्धि की है। भारत विकास के पत्र पर अग्रसर है। जाहिर सी बात है, हम विकास कर रहे हैं, विकासशील देशों में आते हैं। गांव हो या महानगर, प्रगति के लिए भागते दिख रहे हैं। विकसित देशों की भांति जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों की जिंदगी में भागम भाग मची है। लोगों के पास अपनों के लिए भी समय नहीं बचा है। यहाँ के लोगों की स्थिति भी जापानियों जैसी हो रही है, जो चलने की जगह दौड़ रहे हैं, बोलने की जगह बक रहे हैं, और इससे भी कहीं 2 कदम आगे मनोरोगी होने लगे हैं। यानी कि एक होती है कंडीशन हमारे बोलने की, और एक होती है कि हम जल्दी के चक्कर में इतना स्पीड में बोलते हैं कि सामने वाले के लिए वो सिर्फ बकना होता है। ठीक है, उसे समझ में कोई बात नहीं आएगी, तो वो क्या कहेगा, पता नहीं क्या बक रहे हैं। हम चलने की जगह दौड़ रहे हैं, यानी कि हम हर चीज़ के लिए बस भाग रहे हैं। एक सुकून भरी लाइफ हमने कहीं खो दी है, सिर्फ इस आगे बढ़ने की चाह में। अगला प्रश्न है, झेन की देन पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? ये जो पाठ हमने पढ़ा, इससे हमें संदेश क्या मिलता है?
झेन की देन पाठ हमें अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराती है। यानी कि हम अगर बहुत फास्ट लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ अगर हम जी रहे हैं, तो उसके क्या यानी कि उसके क्या खामियां हैं हमारे ऊपर, क्या इसका बुरा असर पड़ेगा, ये समझाती है। पाठ में जापानियों की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न मनोरोगों की चर्चा करते हुए वहां की टी सेरेमनी के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्त होने का संकेत करते हुए यह संदेश दिया गया है कि अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। इससे बचने का उपाय है मन को शांत रखना, बीते दिनों और भविष्य की कल्पनाओं को भूलकर वर्तमान की वास्तविकता में जीना और वर्तमान का भरपूर आनंद लेना। इसके मन से चिंता, तनाव और अधिक काम की बोझिलता को हटाना आवश्यक है ताकि शांति और चैन से जीवन कटे। तो ये सारा संदेश मिलता है कि भाई हम आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें भागना नहीं, चलना है। तो इस चलने में ही हमको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि हम भागने लगे तो हम भी बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे। तो यहाँ पर खत्म हुआ। पहला प्रश्न है, वजीर अली कौन था? अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे? क्या कारण था कि कौन क्यों पकड़ना चाहते थे? वजीर अली अवध के शासक आसिफउद्दौला का पुत्र था। अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसके चाचा शहादत अली को अवध की गद्दी पर बिठाया था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भरी थी। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी थी, इसीलिए अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते थे। नेक्स्ट है, अंग्रेज सैनिक वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कब और कहां कर रहे थे? वो कब कर रहे थे और कहां पर कर रहे थे? सन 1799 के आसपास का समय होगा जब अंग्रेजों ने वजीर अली को शासन से हटाया था। उसे काशी भेज दिया गया, यानी कि बनारस। वजीर अली अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी और गोरखपुर के जंगलों में जा छिपा। अंग्रेज सैनिक वहीं जंगल में खेमा डालकर वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने वहीं पे टेंट डाला था, क्योंकि उन्हें पता था कि गोरखपुर के जंगलों में वो छिपा हुआ है। तो वहीं पर वो उन्होंने पूरा खेमा लगाया और डेली उसकी सर्च ऑपरेशन करते थे। तीसरा प्रश्न है, शाह जमा कौन था और उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए क्यों आमंत्रित किया? शाह जमा अफगानिस्तान का शासक था और उन्होंने इसलिए बुलाया था उसे भारत ताकि वो अंग्रेजों को यहां से निकाल सके। शाह जमा अफगानिस्तान का शक्तिशाली शासक था। उसे वजीर अली ने भारत आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया ताकि वह भारत पर हमला करे। इसी समय वजीर अली भी उसका साथ पाकर अंग्रेजों पर हमला कर दे। इस तरह उसकी योजना थी कि वह शाह जमा के सहयोग से अंग्रेजों को भारत से भगा देगा और अपनी खोई सत्ता हासिल कर लेगा। तो इसीलिए शाह जमा को उसने आमंत्रित किया था भारत में। प्रश्न संख्या 4 है, वजीर अली शहादत अली को क्यों पसंद नहीं करता था? क्या कारण था कि जबकि वजीर अली जो है वो भतीजा था और शहादत अली उसका चाचा था, क्यों पसंद नहीं करते थे आपस में एक दूसरे को? शहादत अली रिश्ते में वजीर अली का चाचा था। उसकी नजर अवध की सत्ता पर थी, जिसे हथियाने के लिए उसने अंग्रेजों का सहारा लिया। इससे वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भर गई। शहादत अली और अंग्रेजों के इस व्यवहार से उसे दर दर भटकना पड़ा। इसीलिए वजीर अली शहादत अली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि अगर वो गद्दी पर बैठा रहता तो वो अंग्रेजों का भी सफाया करता और उसका जीवन भी सही रहता। लेकिन शहादत अली की वजह से उसे गद्दी से हटना पड़ा था, इसीलिए वो उसे नफरत करता था। अवध की सत्ता शहादत अली को सौंपने से क्या लाभ हुआ? अंग्रेजों ने वजीर अली को हटाकर अवध की सत्ता शहादत अली को सौंप दी, तो इससे अंग्रेज शासकों को क्या लाभ था? अवध की सत्ता शहादत अली के हाथों में सौंपने से अंग्रेजों को कई लाभ हुए। अंग्रेजों ने कंपनी के शासन की राह में बाधा बने वजीर अली को शक्तिहीन कर दिया था। पहली बात तो ये फायदा हुआ। अंग्रेजों को अवध की आधी जायदाद और दौलत के अलावा 10 लाख रुपए नकद भी मिले थे। अंग्रेजों को अनेक सुविधाएं मिली। शहादत अली अंग्रेजों का चाटुकार था। वह अंग्रेजों की किसी बात का विरोध नहीं कर सकता था। इस तरह अवध पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही शासन हो गया था। तो मतलब कहने को प्रत्यक्ष रूप से तो शहादत अली बैठा था, लेकिन उस पर शासन किसका चल रहा था? अंग्रेजों का।
शहादत अली सत्ता लोलुप था, स्पष्ट कीजिए, यानी कि वो सत्ता का लालची था, ये बात आपको स्पष्ट करनी है। शहादत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का भाई था। उसकी निगाह अवध की सत्ता पर थी। वजीर अली के रूप में जब आसिफुद्दौला को पुत्र प्राप्ति हुई तो इससे शहादत अली को अपने सपने टूटते नजर आए। सत्ता पाने के लिए वह अंग्रेजों की चापलूसी करने लगा और उनसे हाथ मिलाकर अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसे शासक बना दिया और वह अवध की जायदाद व संपत्ति को आधा आधा बांट लिया। तो यहाँ पर सत्ता पाने के लिए उसने अपने ही घर में भेदी को आमंत्रण दिया और अपनी पूरी प्रॉपर्टी का उसने बंटवारा कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसे सत्ता चाहिए थी। तो इससे पता चलता है कि वो जो है सत्ता का लालची था। वजीर अली ने गवर्नर जनरल से अपनी नाराजगी का बदला कैसे लिया? ठीक है, बदला वकील से कैसे लिया? तो वजीर अली जो है उसे पदच्युत करके कहाँ भेज दिया गया था? बनारस। अब अवध से उसको हटाया गया, बनारस भेजा गया और बार बार उसे कोलकाता आमंत्रित किया जा रहा था। तो इस बात से वो बहुत नाराज था और इसकी शिकायत करने के लिए वो बनारस में ही वकील के पास गया। अब वकील ने उसके साथ बदतमीजी की और उसकी बात को नहीं सुना। तो इससे वो पहले ही अंग्रेजों से खफा था और इस बात से और ज्यादा खफा होने पे उसने उस वकील की हत्या कर दी थी। वजीर अली एक देशभक्त और स्वाभिमानी शासक था। वह अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था, पर जब से गवर्नर जनरल ने उससे सत्ताधीन कर शहादत अली को सौंपी थी तभी से गवर्नर जनरल से बेहद नाराज था। गवर्नर जनरल ने जब उसे काशी से कोलकाता बुलाया तो उसकी यह नाराजगी और भी बढ़ गई। मौका मिलते ही उसने इस नाराजगी का बदला वकील की हत्या करके लिया था। वजीर अली ने किस तरह कर्नल को मात दी? किस तरह कर्नल को मात दी थी? कर्नल के खेमे आम में आया था वो क्या लेने? कारतूस लेने, और कारतूस लेकर चला भी गया था। वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल ने पूरे लाव लश्कर के साथ खेमा डाल रखा था। वह इसी अवसर में था कि कैसे भी वजीर अली को पकड़ा जाए, पर एक रात्रि स्वयं वजीर अली कर्नल के खेमे में आ गया और उससे 10 कारतूस ही नहीं लिया बल्कि कारतूस देने के बदले उसकी जान बख्शने की बात कहकर चला गया। इस तरह वजीर अली ने अपने साहस और चतुराई से कर्नल को मात दी। अब हम आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे, यानी कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। इसमें क्या है देखिए, भारतीय नवाबों ने अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए विदेशी शासकों का सहारा लिया, इसमें वो कितना सफल रहे? पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय अंग्रेजों से विदेशी शासकों, जैसे शाही नवाब, अफगानिस्तान का जो शक्तिशाली शासक था उसको बुलाया गया था ना, वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। भारतीय नवाबों को जब अंग्रेजों की कुटिल नीतियां समझ में आईं तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए संपूर्ण भारत पर शासन करने का हर संभव हथकंडा अपना रहे थे। भारतीय नवाब भी उनकी इन नीतियों का विरोध करते हुए उनसे युद्ध किया। इसमें सफलता ना मिलती देखकर उन्होंने अफगानिस्तान के शासक शाह-ए-जमा को भी भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर दिया। इस क्रम में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले इस अफगान शासक को बुलावा भेजा। फिर बंगाल के नवाब शमशुद्दौला और अवध के नवाब वजीर अली ने शाह-ए-जमा को बुलावा भेजा। इस तरह के प्रयास से अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने में असफल रहे। मतलब उन्होंने बुलाया तो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि शाह-ए-जमा यहाँ आ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने में। दूसरा प्रश्न है, वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कारतूस पाठ के आधार पर करिए। तो अब इसके चरित्र का हमें एक एक पॉइंट अलग अलग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कारतूस पाठ से ज्ञात होता है कि वजीर अली अत्यंत साहसी, वीर, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी शासक था। अवध की सत्ता छीनने के बाद उसके इन गुणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है देखिए। पहला है, साहसी था वो। वजीर अली के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। वह कर्नल के कैंप में घुसकर उससे कारतूस लाता है और वह कंपनी के वकील की हत्या पहले ही कर चुका था। ये उसके साहसी होने का प्रमाण है। दूसरा है, वो वीर है।
वजीर अली इतना वीर है कि अवध की सत्ता छिनने के बाद भी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए कटिबद्ध है। यानी कि उससे उसकी सारी ताकत संपत्ति छीन ली गई है, लेकिन तब भी वो प्रयासरत है कि किसी तरीके से अंग्रेजों को यहां से निकाल दे। महत्वाकांक्षी, वजीर अली महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह अवध का शासक बनने की महत्वाकांक्षा सदा बनाए रखना चाहता है। यानी कि उसे सत्ता से हटाया गया है, लेकिन वो अभी भी अपनी सत्ता को वापस पाने का हर एक प्रयास कर रहा है। स्वाभिमानी, वजीर अली इतना बड़ा स्वाभिमानी है कि वह कंपनी के वकील की अपमानजनक बातों को सह नहीं पाता और उसकी हत्या कर देता है। भाई उसने बदतमीजी की थी तो इस तरीके से वो उसकी हत्या कर देता है। तो ये रही उसकी सभी चारित्रिक विशेषताएं। तीसरा प्रश्न है, कारतूस पाठ में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। कारतूस नामक एकांकी के माध्यम से खोई आजादी की कीमत पहचानने, उसकी रक्षा करने का संदेश दिया गया है। पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हम यदि समय रहते सचेत ना हुए तो हमें गुलाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता। हमें देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाएं सदा प्रगाढ़ रखनी चाहिए। जिस तरह कुछ नवाबों ने अंत तक देश को आजाद कराने का प्रयास किया था, अंग्रेजों की दासता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार हमें भी किसी लोभ या स्वार्थ के वशीभूत हुए बिना आजादी बनाए रखनी है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां पर हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पर अपने स्वार्थ को सर्वोपरि कर देते हैं। तो ये पाठ हमें वही संदेश देता है कि हमें अपने स्वार्थ को किनारे रखकर हमें अपने देश के लिए कार्यरत रहना है। और इसी प्रश्न के साथ हमारे यहाँ पर पूरा पाठ समाप्त हुआ। पाठ हमने कर दिया समाप्त और बुक के सभी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं समाप्त। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी कुछ हो गया, अभी हमारी दूसरी बुक है ना, वो भी बाकी है। तो मिलेंगे उस नई बुक यानी कि दूसरी हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका संचयन भाग 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।